विरोध हो, लेकिन विरोध इस हद तक ना जाए कि वो नफरत में बदल जाए। विरोध तो आपने ऐसा किया कि खुद कह दिया कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अपराधी अब मैं ही बन गया हूँ। ये मेरे खिलाफ 8 FIR दर्ज हुई हाँ। और अभी भी कायम है 8वां FIR, मुकदमे झेल ही रहा हूँ मैं। कि ये मेरा जो बदलाव है ये पाने के लिए नहीं है, ये कोई MP का पद पाने के लिए या कोई मुकदमे वापस करने के लिए या ED CBI के डर से नहीं है मुझे। भाई मैं खिलाफ था सरकार के, तो 6 साल में सरकार मुझे बर्बाद कर दी। चंडाल चौकड़ी थी एक, बहुत नाराज है आजकल मुझसे वो। जो लोकसभा आयोग है उत्तर प्रदेश का नाम यादव भर्ती आयोग बन गया था। तो वो ऐसा पालम के भी सरकारी सर्किट हाउस में गुंडे नाचेंगे रात में। बुलडोजर एक सिंबल बन गया, ये इकबाल का सिंबल है। आजम खान साहब तो मंत्री रहे, कितने प्रभावशाली, मत किसी हिम्मत, मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं होती थी उनके आदेश का उल्लंघन करने की। अखिलेश यादव की? हाँ, किसकी हिम्मत नहीं बताइए? मुलायम सिंह की हिम्मत नहीं होती थी। मुलायम सिंह जी का हेलीकॉप्टर मैंने रोका था। यू वांट ऑर्डर? मैंने कहा ऑर्डर की जरूरत नहीं है। बोले सिरफिराज जिलाधिकारी बना दिया आपने। कल्याण सिंह ने कहा भाई ऐसे 2-4 पागल जिलाधिकारी चाहिए। मैंने मुझसे कहा यार ये तो ऐसा हो रहा है जैसे हम ही लोग बेईमानी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कौन? अखिलेश यादव। हिंदू होना पाप नहीं है, जब अगर नहीं जागोगे तो कल को दोष मत देना किसी को। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का NWF न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। हर दिन आपको हम एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाते हैं जो कि तमाम किस्से सुनाते हैं, तमाम ऐसी बातें बताते हैं जो कि शायद पता नहीं होती। ऐसे में आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाने जा रहे हैं जिनका अलग अलग किरदार है, जिनको आप एक वक्त देखते हैं कि 32 साल वो IAS की नौकरी भी करते हैं, वो अमेरिका में भी अपना काम करने जाते हैं, वो एक वक्त ऐसे ऐसे नेताओं के खिलाफ भी एक्शन लेते हैं जो कि ताकतवर थे, वो एक वक्त मौजूदा योगी सरकार और मोदी सरकार के विरोध में भी होते हैं, और अब मौजूदा वक्त में वो एक दूसरा किरदार निभा रहे हैं जहां पर वो कह रहे हैं कि मैं न्यूट्रल हूं, इंडिपेंडेंट हूं और वक्त के साथ बदलाव जिंदगी में आता है। अब आप समझ गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं पूर्व IAS सूर्य प्रताप सिंह का। सर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले इंट्रो ठीक था सर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं यहीं से शुरुआत करना चाह रहा हूं कि वक्त के साथ बदलाव जिंदगी में आता है, लेकिन 1 साल के अंदर इतना बदलाव कैसे? वाजिब क्वेश्चन है। देखिए, जब मैंने अमेरिका से वापस आया 2014 में, तो अखिलेश यादव की सरकार थी 13 में, और अखिलेश यादव की सरकार ने बड़ा स्वागत किया मेरा, मुझे प्रमुख सचिव उद्योग बनाया और नोएडा वगैरह का सब काम देखने को दिया। उसके बाद फिर वो 8 महीने बाद एक शराब माफिया जो बिल्डर है उसके कहने पर मुझे हटा दिया, और चूंकि उसको पेनल्टी पे करनी थी 340 करोड़ की, उसको नहीं पे करनी थी, मैंने इंसिस्ट किया नहीं करना पड़ेगा, तो हटा दिया मुझे। और भी कई कारण थे। तो 8 महीने रहा तब मैं। उसके बाद फिर अखिलेश सरकार के अंदर ही मेरे कई ट्रांसफर्स हुए, करीब 6-7 ट्रांसफर हो गए 2-3 साल की अवधि में ही। नकल रोकने के लिए मैंने एक नकलों का अभियान चलाया था माफियाओं के अगेंस्ट, जिसमें माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्रमुख सचिव था मैं। तो उसमें 150 कॉलेज को मैंने ब्लैकलिस्ट किया था। उसमें मोस्टली कॉलेज थे अलीगढ़ से लेकर इटावा, फिरोजाबाद, वो एरिया पूरा था। सफाई वाला पूरा, सफाई वो पूरा इलाका था। 150 कॉलेज को ब्लैकलिस्ट किया था मैंने जहाँ नकल होती थी, और पकड़ा उनको। तो हमारे मिनिस्टर थे, उनको शायद पसंद नहीं आया और सरकार को पसंद नहीं आया कि भाई ये तो हमारे चुनाव बर्बाद देगा, तो मुझे वहाँ से हटाया। कई जगह ट्रांसफर ऐसे हुए। कोई आलोचना नहीं कर रहा हूँ सरकार किसी की तरह की, लेकिन ये मेरी नियति है कि भाई अगर काम कर रहे हैं और कहीं किसी को पसंद नहीं आता तो उसका हक है ट्रांसफर कर दे सरकार, उसका हक है, उसमें कोई आलोचना की बात नहीं है। मैंने फिर जो आंदोलन चलाया सर्विस में रहते हुए, पहले जो लोकसभा आयोग है उत्तर प्रदेश का, इलाहाबाद में, तो वो वहाँ पे उसका नाम यादव भर्ती आयोग बन गया था। आपने देखा होगा, सुना होगा, इलाहाबाद के साइड में रहते होंगे आप।
वहीं से पढ़ाई लिखाई हुई इलाहाबाद? वहीं से पढ़ाई लिखाई हुई, तो आपको जानकारी हो गई। तो वो वहां पे आंदोलन चलाया। आंदोलन क्या चलाया, मैं प्रमुख सचिव था, मैं सर्किट हाउस गया हुआ था, भ्रमण पर गया था। तो सब छात्र नेता मेरे पास आए कि सर हम लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, लोक सेवा आयोग जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, इसके में जो भर्तियां हो रही हैं, जो जाति आधारित भर्तियां हो रही हैं, मेरिट पे नहीं हो रही हैं, सिफारिश पे हो रही हैं। तो विश्वास नहीं होता था कि भाई पीसीएस की भर्ती में भी सिफारिश चलती है, क्योंकि हम लोग कभी सोचे ही नहीं थे इस बात को। उसमें आंदोलन चलाया, वहाँ उनकी कैंडल मार्च में गया, वहाँ उसको हटना पड़ा, हाईकोर्ट ने हटाया उनको वहाँ से, और फिर नकलों का अभियान फिर भी चलाता रहा मैं, उसके बाद भी चलाता रहा। तो अखिलेश सरकार के दौरान भी मैंने कई वर्षों तक खूब खिलाफत की उनकी। योगी सरकार आ गई, हर टेलीविजन चैनल पे हम लोग बैठते थे, अब तो जाना बंद कर दिया मैंने। तो उसमें जब अखिलेश सरकार की आलोचना होती थी तो भारतीय जनता पार्टी को लाभ होता था उसका। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, योगी जी मुख्यमंत्री बने, और शुरू के 6 महीने क्योंकि पुरानी सरकार का जो ढर्रा था उसको लाइन पर लाने के लिए काफ़ी हिलाना पड़ा। तो मुझे कई बार कहना पड़ा कि भाई योगी सरकार जो कर रही है, इट इज़ लाइक समवन लाइक ए बुल इन द चाइना शॉप, कि वो हर चीज़ को डिमोलिश करे चले जा रही है, जो भी निर्णय हो रहे हैं। तो ये करते करते धीमे धीमे हमने कहा जो सरकार है उसके खिलाफ ही तो बात कर सकते हो, आलोचना कर सकते हो या प्रश्न पूछ सकते हो। जो विपक्ष में उससे क्या प्रश्न पूछना है, योगी सरकार से भी प्रश्न पूछे। और उस प्रश्न पूछने में करीब मेरे हिसाब से 6 वर्ष योगी सरकार के विरोध में ही खड़ा रहा मैं। बिल्कुल। और मोदी जी का तो चूंकि मैं तो उत्तर प्रदेश में काम करता हूँ, तो मोदी उनसे ज़्यादा मेरा केंद्र सरकार से वास्ता नहीं था। विरोध में रहा मैं और आलोचना करता रहा, समालोचना करते रहे। लोगों को बहुत पसंद आ रहा था, विपक्ष के लोग थे, इसमें समाजवादी पार्टी खासकर, कांग्रेस तो है ही नहीं यहाँ पे, खैर। तो बहुत प्रशंसा करते रहे मेरी। और धीमे धीमे फिर होता ये गया कि पिछले 1 वर्ष में जो बदलाव आया उसकी बात आपने की है, उसी पे आ रहा हूँ कि आप जब आलोचना करते हैं तो आलोचना एक ऐसा दलदल है कि जिसमें आप फंसते चले जाते हो, निकलना मुश्किल हो जाता है। तो विरोध हो, लेकिन विरोध इस हिस्से तक ना जाए कि वो नफरत में बदल जाए। तो मुझे भी कई बार लगा कि तमाम आप देखते हो आजकल सोशल मीडिया पे वो नफरत की श्रेणी में पहुंच गए, तमाम यूट्यूब चैनल्स भी ऐसे हैं जो नफरत की श्रेणी में पहुंच गए। तो वो नफरत की श्रेणी में पहुंचते पहुंचते में मुझे रियलाइजेशन हुआ, तमाम ब्यूरोक्रेट्स ने बात की, सीनियर्स थे मेरे वेल विशर्स थे, कि भाई असर आप जो है सीमा क्रॉस कर रहे हैं, न्यूट्रल वाली सीमा खत्म कर लिया आपने। क्योंकि विरोध तो आपने ऐसा किया कि खुद कह दिया कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अपराधी अब मैं ही बन गया हूँ। ये मेरे खिलाफ 8 FIR दर्ज हुई, और अभी भी कायम है 8वां FIR, मुकदमे झेल ही रहा हूँ मैं। तो ये नहीं कि सरकार का साथ दे रहा हूँ या सरकार के पक्ष में भी अच्छी बातें करता हूँ तो मैं मुकदमे वापस कराने नहीं कर रहा हूँ, नहीं, कदापि नहीं। सरकार का अपना विवेक है, मुझे लड़ना, मैं तो लड़ता रहूँगा। तो ये 1 साल का जो अवधि रही इसमें बदलाव का, मैंने ट्विटर पे भी लिखा है इसको, और वो मेरे पिन ट्वीट है, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि ये मेरा जो बदलाव है ये कुछ पाने के लिए नहीं है, ये कोई MP का पद पाने के लिए या कोई मुकदमे वापस करने के लिए या ED CBI के डर से नहीं है मुझे। अगर ये होता तो फिर मैं 6 साल में, भाई मैं खिलाफ था सरकार के, तो 6 साल में सरकार मुझे बर्बाद कर देती। सरकार तो 1 दिन में चाह सकती है, 1 दिन में कर सकती है बर्बाद। तो भाई कहाँ, और मुझे गिरफ्तार भी कर सकती है, 6 मुकदमे तो हैं मेरे खिलाफ। लेकिन मैं सरकार को कहता हूँ कि फिर भी सरकार में तमाम लोग ऐसे भी हैं जो विवेकपूर्ण निर्णय लेते हैं। वो लगता है कि भाई ठीक है, आलोचना होनी चाहिए, लेकिन वही मेरे जो बदलाव आया हुआ है, मैंने लुक बैक किया। और मैं कहता हूँ हर व्यक्ति को लुक बैक करना चाहिए कि अगर आप मान कोई कोर्स, आपने जिक्र किया कि दलदल में फंसता गया, तो आसपास कुछ लोग थे इस दलदल में ढकेलने वाले? हाँ, मैंने लिखा है उसको। चंडाल चौकड़ी थी एक, बहुत नाराज है आजकल मुझसे वो। अच्छा। वो चंडाल चौकड़ी को मैंने कहा, देखो अगर आपको परिवर्तन लाना, विचार को स्वीकार करना है परिवर्तन के, तो आपको एक जो सर्किल है, आप सोचते हैं कि देखिए वो तो साइकोलॉजी में देखिए आप, मैं तो स्कूल ऑफ बिजनेस में प्रोफेसर का आजकल पढ़ाता हूँ मैं, और MBA PhD मैंने अमेरिका से किया है। तो मैं समझाता हूँ लोगों को, देखिए एक साइकिल होता है, जैसे आपके दोस्त होंगे ना आसपास जो बैठते उठते हैं, तो आपको लगता है यही दुनिया है, ये जो विचार इनका है ये दुनिया का विचार है। तो आपको कभी बीच बीच में वो साइकिल ब्रेक करना चाहिए कि भाई अब तुम थोड़ा दूर हो जाओ मुझसे, लेट मी थिंक अबाउट इट।
तो वो मैंने सोच के आई टुक ए डिसीजन एंड दैट इज माई डिसीजन। आई एम नॉट ए पॉलिटिकल पर्सन, किसी पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य हूँ ही नहीं मैं कि दल बदल दिया ये बदल दिया। एक इंडिपेंडेंट वोटर अगर एक ही पार्टी को सदा वोट देता रहेगा तो पार्टी की विशेषता तो उतरेगी नहीं। भाई आप भी तो मन बदलते हो, हम आप सब मन बदलते हैं ना, मन बदलते हैं ना कि आज हम कांग्रेस को वोट दे रहे थे, कल आज समाज बीजेपी को दे रहे हैं, कल समाजवादी पार्टी को दे रहे थे। तो वो कोई दल बदल हो गया हो, कोई दल बदल कहाँ हुआ? दल बदल तो वो है आप किसी पार्टी के सदस्य हैं, आप एमएलए एमपी हैं, उसके बाद आप अगर बदल रहे हैं तो अब तो दल बदल है और कुछ पाने के लिए बदल रहे हैं। वो भी चुनाव से ठीक चुनाव के लिए भाई मैंने तो किसी से टिकट मांगा नहीं। 6-7 साल चले गए, लोग कहते हैं राजनीति कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। भाई बताओ कोई भी पार्टी के जैसे टिकट मांगा हो मैंने? किसी से मिलने भी नहीं जाता मैं तो। बिल्कुल। अब थोड़ा यहाँ पर ये क्लियर कीजिएगा सर कि क्या जब जो 8 केस हुए उसकी वापसी के लिए आपने बात की सीएम से कि भाई वापस ले लीजिए? मेरी तो मुलाकात ही नहीं है। या मैं अब आपकी तरफ हूँ, मुझे कुछ दे दीजिए? नहीं, उन्हें मेरी अपेक्षा ही नहीं है, ना मेरी किसी से मुलाकात है। कोई बीजेपी कोई भी नेता बता दे मेरी मुलाकात हुई हो, कभी नहीं। मेरी इच्छा ही नहीं है। भाई जो झूठी चीज है, जो सिद्धि नहीं होनी है, कोरोना काल के केसेस हैं। कोरोना काल में सरकार ने अच्छा काम किया, नहीं कहता योगी सरकार ने काम अच्छा नहीं किया, सरकार ने अच्छा काम किया, लेकिन फिर भी जो कमियां रहती थी, कहीं गैस ऑक्सीजन का सिलेंडर चाहिए, कहीं पे लोग मर रहे हैं, परेशान हैं, कहीं पे उन मुद्दों को उठाना ट्विटर पे, लोगों की नीड्स को उठाना कोई सरकार की आलोचना थोड़ी है ये। तो सुप्रीम कोर्ट ने सोमोटो कॉग्निजेंस लिया था कि कोरोना काल में जितने केसेस दर्ज हुए हैं उनको वापस लीजिए। अब किसी कारण मेरे नहीं हुआ वापस, सुना 1.5 लाख लोगों के केस वापस हो गए, मेरा नहीं हो पाया उसमें। हो सकता कोई विशेष कारण रहा हो कि भाई सूर्य प्रताप के नहीं करने, कोई बात नहीं है भाई सर। अगर न्यायालय ने मुझे सजा देगा तो मैं तो जेल भी जाने को तैयार हूँ, क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल। मैं इस सवाल इसलिए कह रहा था कि कुछ विरोधी ये कह रहे हैं कोई फाइल फंस गई इसलिए सूर्य प्रताप सिंह बदल गए। मैंने लिखा है इस बात को, कोई फाइल फंसी है तो बताओ कौन सी फाइल है। देखो ये तो कयास लगाने की बात है ना, कि बताओ कौन सी फाइल फंसी हुई बताइए। मैंने तो लोगों की फाइलें फंसाई है, मुझे कौन फंसाएगा भाई? अब फाइलों से याद आते हैं, मैं थोड़ा पीछे चलना चाह रहा हूँ। आपने लोक सेवा आयोग की बात की, यादव आयोग हो गया था, उस दौर में तमाम आरोप आज भी लगते हैं कि वैकेंसी निकलती थी सीधे सीधे भर दिया जाता है। आपने अपने टेन्योर में देखा ऐसा हो रहा था लगातार? जरूर हो रहा था। और इन्हें चयन सेवा आयोग में लिस्टें जाती थी, एक्चुअली शिक्षक भर्ती में लिस्टें आती थी ऊपर से, और वही भर्तियां होती थी। ये तो कोई सोच ही नहीं सकता था इंडिपेंडेंट भर्ती हो जाएगी, जो आज जैसे योगी सरकार में हो रही है। खुले मंच पे आप नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, ऐसा तो कभी किसी सरकार में हुआ नहीं। आज लोक सेवा आयोग या अधीनस्थ चयन सेवा आयोग में कोई जातिगत भर्तियां हो रही हों या सिफारिश पैसे से हो रही हों, ये तो आरोप कोई लगा नहीं सकता। आज जब आप लुक बैक करते हो, देखते हो, पॉजिटिव साइड देखते हो आप, तो योगी सरकार ने बेईमानी का आरोप तो कोई लगा नहीं सकता। तो आज भर्तियों में कोई बेईमानी का आरोप लगाया, बताइए कोई लगाया? कोई किसने पैसा लिया? और पहले तो बेईमानी का कोई इश्यू ही नहीं था, वो तो नॉन इश्यू था बेईमानी। अच्छा, जाति आधारित भर्ती तो एक नियम बन गया था, ठीक है। तो जो पैसे का जिक्र किया, कभी कोई आंकड़ा पता लगा कि एक भर्ती कराने के लिए इतने लिए गए? अब ये तो आंकड़ा नहीं है मेरे पास कोई, लेकिन सबको पता है, अखबारों में भी छपता था। करोड़ों में डील होती रही होगी। अब होती हो, जरूर होती होगी, मुझे पता नहीं है, लेकिन भाई सिफारिश पे भर्तियां होना एक आम चीज हो गई थी बिल्कुल। जो अब योगी सरकार ने उसको रोका है कि भाई अब कोई ऐसा नहीं कह सकता कोई पैसा लेके भर्ती हो गई। माफियाओं का कैसा उस सरकार में और इस सरकार में क्या था गठजोड़? मैं तो लिख रहा हूँ, रोजाना लिखता हूँ, देखते होंगे आप। जब मैं अमेरिका से, एक दृष्टांत बताता हूँ आपको, शायद लोगों को रुचकर लगे। मैं फैमिली के साथ दिल्ली से लखनऊ आ रहा था, और फिरोजाबाद में मुझे रात लेट हो गया बहुत में, तो मैंने कहा चलो आज यहाँ रुक जाते हैं सर्किट हाउस में। तो मैंने अधिकारियों को फोन किया, मैंने कहा भाई मैं यहाँ रुकूंगा, और वो एक अधिकारी ने मुझे बताया, कहा सर ये सर्किट हाउस में मत रुकिए, यहाँ रात में गुंडे शराब पीते हैं और फैमिली के साथ रुकना सुरक्षित नहीं है यहाँ पे। मैंने कहा भैया ऐसा कैसे हो जाएगा? एक IAS अधिकारी सर्किट हाउस में नहीं रुक सकता, क्योंकि कुछ गुंडे यहाँ पे रात को दारूबाजी करते हैं, इंजीनियर्स लोग शराब पिलाते हैं, ये धंधा पानी चलता है यहाँ पे। ये आलम था गुंडागिरी का। गुंडागिरी तो उस वक्त कोई चर्चा का विषय ही नहीं था। 17 के भूमि पे, यस, भूमि पे कब्जे, ये बिल्कुल सामान्य चीज थी। जाति आधारित लाभ देना सामान्य चीज थी बिल्कुल, उसको कोई नकार नहीं सकता था बिल्कुल भी, जिसपे आप लगाम लगी है। जब आप रिट्रोस्पेक्टिवली देखते हो तो फिर आपको पता चलता है कि कंपैरिजन करते हो ना आप, योगी सरकार ने जो रोक लगाई है
आप बताइए, आज भूमि पे कब्जा कर रहा है कोई क्या? बिल्कुल। कोई गुंडा भूमि पे कब्जा कर सकता? हिम्मत है किसी की क्या? नहीं कर सकता। वो एक इकबाल कायम हुआ सरकार का। समय लगा जरूर, साल 6 महीने का समय लगा करने में, धीमे धीमे। लोगों को भरोसा नहीं था कि योगी इस लेवल पे आके ऐसा काम कर सकते हैं, क्योंकि अनुभव नहीं था, प्रशासनिक अनुभव नहीं था, कभी मंत्री भी नहीं रहे वो। लेकिन एक साथ मुख्यमंत्री बन गए तो सीखने में काम समय तो लगता है। फिरोजाबाद में आप रुक पाए थे कि नहीं? फिर उस दिन फिरोजाबाद में नहीं रुका, फिर मैं रात में ही वापस आ गया लखनऊ में, नहीं रुक पाए। ऐसे तमाम दृष्टांत हैं। तो वो ऐसा आलम के भी सरकारी सर्किट हाउस में गुंडे नाचेंगे रात में, और शराबबाजी होगी, पार्टियां होती होंगी, हमें सोच सकता है कोई? तो अगर मान लीजिए आप बात करते हैं कि जन कल्याण की बात करते हैं, लोगों को राहत देने की बात करते हैं, अब आलोचना अभी भी कर रहे हैं लोग कि इतने बलात्कार हो गए और ये हो गया और लड़कियों के साथ हो गया। मैं आपको बताता हूं, पहली सरकार में भी 16 से 17 रेप प्रतिदिन होते थे बच्चियों के। दृष्टांत तो होंगे ये, क्योंकि मानव विकृति है, माइंड की जो 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 मानसिक विकृति है वो तो रहेगी, तो वो ये घटनाएं तो होंगी। लेकिन कोई ऐसे कहे कि भी योगी सरकार में लगाम नहीं लगी है, इन पे लगाम लगी है, डर पैदा हुआ है। लेकिन अपराधी है, वो अपराध तो कुछ करेंगे ऐसा तो है नहीं। और इतनी बड़ी पॉपुलेशन है यहाँ पे, अब कहना कि यूपी हाईएस्ट है इसमें क्राइम में, महिलाओं के अगेंस्ट भी। पॉपुलेशन देखो ना, एक राज्य 4 राज्यों से ही बड़ा है। तो अगर पर कैपिटा क्राइम को देखो आप, कम है या ज्यादा है, तब तो फेयर एनालिसिस होगा। एनसीआरबी के आंकड़े देके आप कहो कि भाई हाईएस्ट नंबर है क्राइम का। एनसीआरबी के जो आंकड़े, ये कहा जा रहा है कि अब तो मामले दर्ज हो जा रहे हैं, पहले तो मामले दर्ज ही नहीं होते थे। ये भी एक कारण है कि एफआईआर दर्ज होती है। अभी मैं बताता हूँ दृष्टांत आपको। परसों मेरे यहाँ एक बिजली का काम करने वाला लड़का आता है, उसने कहा सर मेरा मोबाइल चोरी हो गया। अभी भी जो काम कर रहा लड़का, इसका मोबाइल चोरी हुआ रात में। तो मैंने कहा देखो ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करो, यही प्रोविजन है मोबाइल चोरी में, थाने को उसको लेके जाओ, मैंने फोन कर दूंगा और तुम्हारा सर्वेलेंस में पड़ जाएगा। मिल गया मोबाइल उसका। तो कम से कम एफआईआर दर्ज हो रही, ऑनलाइन हो रही है। थाने में करना चाहे थाने में करो, ऑनलाइन कर सकते हैं एफआईआर आप। तो डिजिटल जो काम हुआ है, देखिए फाइलें, सचिवालय की फाइलों का डिजिटाइजेशन हुआ है, और फाइल सचिवालय में गुम नहीं हो सकती कोई। पहले विकास प्राधिकरणों में फाइलों की फाइल गायब हो जाती थी, आज विकास प्राधिकरण की एक फाइल गुम नहीं हो सकती है, क्योंकि सबका कंप्यूटराइजेशन हो गया। तो वो लगाम लगी है, भ्रष्टाचार पे उस तरह से लगाम लगी है। अब कोई ये नहीं कह सकता है कि सब मुझसे इतना पैसा ले लिया गया। कोई पैसा देने वाले शिकायत करे तो कार्रवाई तो कम से कम होती है उस पर। तो ले रहे होंगे पैसा लोग, ऐसी बात नहीं है कि तो पहले जो फाइल गायब होती थी घोटाला होता था। घोटाले के लिए फाइल गायब होती है। भाई फाइल गायब करने का मतलब क्या है? किसी ने घोटाला किया होगा। और यहां तक बिल्डर्स अपने पास फाइल रखते थे सचिवालय उसकी। ये आलम था। आपको किसी की हिम्मत नहीं है कि बिल्डर्स घुस जाए वहां पे। ये समाजवादी सरकार की बात, पूर्व सरकार की बात, कंपैरिजन पूर्व सरकार से ही हो रहा है। योगी सरकार का कंपैरिजन पूर्व सरकार से ही हो रहा है। तो जो आरोप लगते हैं योगी सरकार पे, आपने कहा कि लगाम लगी है, अपराध रोका गया है, वो लगाम एनकाउंटर और बुलडोजर से ही रोका गया। देखिए एनकाउंटर और बुलडोजर समाधान नहीं है, मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन बुलडोजर एक सिंबल बन गया है कि ये इकबाल का सिंबल है कि अगर अपराधी हैं और आपने इलीगल एनक्रोचमेंट किया हुआ है तो बुलडोजर आएगा। ऐसा थोड़ी सबको धराशायी कर देंगे आप। इकबाल बनाने के लिए कुछ डिटरेंस पैदा करना पड़ता है। तो इसको डिटरेंस मान के चलिए, ये समाधान नहीं, मैं मानता हूं इसको। दूसरा, आप एनकाउंटर की बात कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, नंबर ऑफ एनकाउंटर्स में तो टीवी में देख रहा था, पूर्व सरकार में जो हुए थे, मुलायम सिंह की सरकार में हुए थे, उनसे कम है, आधे हैं। तो अब एनकाउंटर, ये कहना कि सब एनकाउंटर बहुत हो रहे हैं, डर है माफियाओं में, और सबको डर है जो विपक्ष में है, उनमें तमाम ऐसे माफिया हैं जो या तो बीजेपी में आ गए या फिर डर के मारे बाहर चले गए। तो ये इकबाल है, डिटरेंस। देखिए मैं 6 जिले में जिलाधिकारी रहा हूं, मैं नैनीताल में रहा हूं, बिजनौर में रहा हूं, जहां भी जिले में रहा हूं मैं, इकबाल कायम, बदायूं में रहा हूं मैं, इकबाल कायम किया है। उसमें कुछ लोगों के खिलाफ दृष्टांत रूप में कार्रवाई करनी पड़ती है। आज इतना तो कम से कम है, अगर बच्चों, देखिए कोई सरकार खुला चुनौती देती है क्या कि अगर बच्चियों की तरफ आंख उठाकर देखा तो ऐसा हो जाएगा, अगले चौराहे लोग ही बोलते हैं। कोई मुख्यमंत्री मैंने तो सुना नहीं ऐसे बोलते हुए।
ये अपने लिए चुनौती पैदा कर रहे हो। कई बार सफलता मिलती है, कई बार सफलता नहीं मिलती है, लेकिन आदमी स्वीकार तो कर रहा है, मैं चुनौती दे रहा हूं, करके दिखाओ। किसी व्यापारी के खिलाफ कार्रवाई वो करके दिखाओ। भाई दस्तान तो होंगे जरूर, क्राइम होगा जरूर, लेकिन उस पर नियंत्रण करने के लिए आपके पास एक कहते हैं कि आंतरिक संबल तो चाहिए ना। तो क्या यही वजह है कि आप ट्वीट करते हैं कि महाराज जी जैसा कोई नहीं, मोदी जी के बाद केवल योगी जी? ऐसा मैंने लिखा है क्या? जी, फिर भी मैं जस्टिफाई करता हूँ, अमित शाह के साथ फिर भी मैं जस्टिफाई करता हूँ उसको। देखिए, मैं भी आलोचना करूंगा, अब की है मैंने आलोचना, लेकिन जो पॉजिटिव साइड है वो भी देखने की जरूरत है। सबसे ज्यादा जो आलोचना है योगी सरकार की, जो विपक्ष करता है कि इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, बात होती है ना इस बात की। अब मैं चूंकि इंडस्ट्री में रहा हूं और मुझे पता है स्टेट में क्या कहाँ हो रहा है, क्योंकि ज्यादातर कॉर्पोरेट लोगों को जानता हूं मैं, वही मुझे फीडबैक देते हैं, बताते हैं, मेरे पास मिलने नहीं आते हैं। पश्चिम से चलिए आप, जेवर एयरपोर्ट इंटरनेशनल दिल्ली से बड़ा बन रहा है, इससे इन्वेस्टमेंट 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, छोटी बात है क्या? उसके बाद आइए नोएडा में नया फिल्म सिटी बन रहा, मुंबई की जो फिल्म इंडस्ट्री है यहां आने वाली है, इन्वेस्टमेंट है ना वो। फिर एक बहुत बड़ा जो लोगों को पता नहीं है, ये डाटा सेंटर जो बन रहा है, स्टोरेज का सेंटर, डाटा सेंटर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में जो डाटा सेंटर बन रहा है, ये लोगों को समझ नहीं आ रहा अभी क्या बन रहा है। अभी तक का डाटा कहाँ स्टोर होता है, जो हम लोग आप स्टोर करते हैं डाटा, जो आई क्लाउड पे जाता है, कहाँ जा रहा है? यूएस में है, चाइना में। ये स्टोरेज जो पैदा हो रहा है डाटा सेंटर का नोएडा, ग्रेटर नोएडा में, इट्स ह्यूज बिग प्रोजेक्ट, पता नहीं चल रहा है अभी आपको। फिर आप आइए वहां से निकलिए, आप देखिए डिफेंस प्रोडक्शन पे जो काम हो रहा है, जो डिफेंस का जो कॉरिडोर बन रहा है, उसको अलीगढ़ से लीजिए, कानपुर से लेकर चित्रकूट तक मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है, यहां बन रही है स्टेट के अंदर। ये छोटी बात है क्या? फिर आपका जो लॉजिस्टिक का काम, एक्सप्रेसवेज के आसपास जो हो रहा है, लॉजिस्टिक हब्स जो बन रहे हैं, अभी आपको इंपैक्ट ये 5-6 साल बाद दिखाई देगा। देखिए, सिंबल डेवलपमेंट के क्रिएट कर सकते हो आप। जैसे उदाहरण के लिए अखिलेश यादव ने HCL बनाया, अमूल बनाया, मैं नहीं बनाया है, मैं इंडस्ट्री में था उस वक्त, मैं ही लेके आया था। सिंबल क्रिएट हो गए। सिंबल क्रिएट करना बहुत इजी है। इस सरकार ने सैमसंग की मदद से नोएडा में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट बनाई है। जितने भी इन्वेस्टमेंट वो सरकार में हुए हैं, एक इन्वेस्टमेंट उसके बराबर हो जाता है। हाँ, अडानी अंबानी की बात करना भी बहुत जरूरी है। आ रहा था वैसे भी, आ रहे थे ना आप। इसी आलोचना करना कॉर्पोरेट की, क्योंकि मैं तो इन्वेस्टमेंट सेक्टर देखता हूँ, पढ़ाता भी हुई हूँ कि भाई वेल्थ क्रिएशन कैसे हो, इन्वेस्टमेंट कैसे आए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे आए। आजकल मैं वही काम करता हूँ। अडानी का जो सोलर में इन्वेस्टमेंट है, पूरे बुंदेलखंड में देखिए आप, और अलोंग बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो सोलर में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है वो, अडानी अलोन। अंबानी ने जो जियो फाइबर में इन्वेस्टमेंट करा है, 5G में जो इन्वेस्टमेंट किया है, ये भी 60-70,000 करोड़ का है, यूपी में किया है। पूर्व सरकार तो सोच भी नहीं सकती इस बात को, और इसका इंपैक्ट आएगा, रोजगार डेवलप मिलेगा ना इससे। तो इसीलिए सवाल उठाते हैं अडानी अंबानी पे, सोच भी नहीं सकते थे पहले की सरकारें। देखिए, अडानी अंबानी पे सवाल उठाइए जरूर, लेकिन फिर उनके बगलगीर मत बनिए ना। कुछ राज्यों में जाकर बगलगीर बन जाते हैं आप। बिल्कुल। तो वो तो मत करिए ना। आपको जब चाहिए साथ ले लेते हो, जब नहीं चाहिए तो आलोचना करते हो। जनता को भ्रमित करने के लिए है ना ये। देखिए, कॉर्पोरेट का होना, आप बताइए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था हमारा, उसमें कॉर्पोरेट साथ नहीं था क्या? गांधी को साथ बिरला ने इस जगह दी थी ना, गांधी ने साथ लिया था उनका। कुछ लोगों ने कहा कि अगर आज अडानी अंबानी है तो उस वक्त टाटा और बाटा भी तो आपकी सरकार में थे। करेक्ट। और अडानी अंबानी में तो क्रिएशन कांग्रेस सरकार के ही है। हाँ। कितने नियम बदले गए तमाम। अब आप देखो, उंगली उठाना बहुत आसान है और विपक्ष का काम है, वो उठाएगी नहीं उंगली तो फिर सरकार में दोबारा कैसे आएंगे वो? ये आलोचना तो करेंगे वो, लेकिन कभी कभी समालोचना भी होनी चाहिए। तो वही मैं कोशिश कर रहा हूं कि भाई खाली सरकार की आलोचना के उसमें खड़े हो जाएं आप। जो इन्वेस्टमेंट का एरिया है योगी सरकार में, वो जो आएगा ना, देखिए
गोरखपुर का फर्टिलाइजर प्लांट रिवाइवल हुआ है, 16,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है उसी था, लाल इमली रिवाइव हो रहा है, योगी जी ने डिक्लेयर किया ना इसको। अब मैं कहूंगा तो क्या आप तो योगी भक्त बन गए, भक्त वाली बात नहीं, जो काम कर रहा है बताना पड़ेगा ना उसको। एग्रो पार्क्स बन रहे हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पे जो फोकस है इस सरकार का। कोई दिक्कत अगर होती है, वनी अलीगढ़ में कैंची बन रही है, कैंची निर्माण कोई ग्लास बन रहा है फैजाबाद में, कोई दिक्कत होती है समाधान प्राथमिकता से हो रहा है, सिंगल विंडो के अंतर्गत हो रहा है। तो ये कम उपलब्धि है क्या? पूर्व सरकार नहीं फोकस कर सकती थी क्या इस पे? मेरा जो मोटा मोटा अनुमान है कम से कम 15 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है जो प्लान चल रहा है इस वक्त। एक्सप्रेसवे में 2 एक्सप्रेसवे गिनाए जाते हैं, एक मायावती ने बनवाया था जो यमुना एक्सप्रेस, एक अखिलेश सरकार ने बनवाया जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेस, उसी को गाते हैं ज्यादातर। अखिलेश ने बनवा दिया, अखिलेश ने बनवा दिया। और मैंने फेसबुक पे एक स्टोरी की थी उस पर, सोने की परत वाला एक्सप्रेसवे, इतना हाई कॉस्ट था इसका उस वक्त। अच्छा बना है, बुरा नहीं कह रहा हूं मैं, एसेट क्रिएट हुआ है, काम आएगा लोग, लेकिन उसका उद्देश्य कोई पूर्वांचल का विकास नहीं था, बुंदेलखंड का विकास नहीं था, जिनको पिछड़ा हुआ क्षेत्र है उसका विकास था, क्योंकि वो सैफई से होकर गुजरना है, वो भी लिंक कर दिया। अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, अपने क्षेत्र का विकास करना चाहिए। योगी जी गोरखपुर का कर रहे हैं, कोई बुरी बात नहीं है। अब 15 एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। अब वेस्टर्न यूपी में जाकर देखिए क्या हालत है, दिल्ली मेरठ, सहारनपुर, और ये क्या है आपका ईस्टर्न पेरिफेरल, आप काया बदल गई है। वेस्टर्न यूपी में एक्सप्रेसवे ने काया बदल दी है। बिल्कुल नया एक गंगा एक्सप्रेस भी हापुड़ से, गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है, पूर्वांचल है, बुंदेलखंड है, उसके बाद गोरखपुर से बिहार वाला जोड़ने वाला वो एक्सप्रेसवे बन रहा है। तो 15 एक्सप्रेसवे हैं, जिनमें से 7 तो बन चुके हैं, बाकी निर्माणाधीन है। बिल्कुल, एक की बात करते हो, 2 की बात करते हो। बिल्कुल, आपने एक लंबी लिस्ट गिनाई, क्या काम हुआ। मैं कहेंगे चमचागिरी कर रहे हैं आप योगी सरकार की। अब जो बोलेंगे, मैं जो है वो तो बताऊंगा। लोग बोलेंगे, लोगों का काम है बोलना। यस, लेकिन यहाँ पर सवाल ये कि आपने इतने विकास के काम गिनाए, लेकिन विपक्ष विरोधी इस बात पर अटक जाते हैं कि योगी आदित्यनाथ केवल मुस्लिमों के पीछे पड़ रखे हैं, उन्हीं पे राजनीति चमका के उन्हीं पे सत्ता हासिल करना चाहते हैं, मुस्लिमों को मारना चाहते हैं, उनका इनकाउंटर करवाना चाहते हैं, उनका घर गिराना चाहते हैं। उनको मुस्लिम वोट चाहिए ना, जो एक मुश्त मिल जाती है ना। देखिए पिछले 65 साल में मुस्लिम तुष्टीकरण हुआ देश के अंदर, लेकिन तुष्टीकरण हुआ, मिला तो नहीं उनको जितना मिलना चाहिए था। और आज की परिस्थिति में देखिए आप कि जो मोदी सरकार या योगी सरकार कर रही है, सबका साथ सबके विकास की जो बात कर रही है, ये सोशलिस्ट कॉन्सेप्ट है एक्चुअली। बिल्कुल, ये लोहिया का कॉन्सेप्ट मानिए आप। वो कहते हैं ना हम समाजवादी हैं, ये समाजवाद है एक्चुअली बीजेपी का। सबका साथ सबका विकास का मतलब समाजवाद ही तो हुआ। तो आप देखिए कि जो मुस्लिम तुष्टीकरण हुआ था, आदत पड़ गई ना कि हमें सब वर्चस्व मिलना चाहिए, हमको मिलना चाहिए। लेकिन पूर्व सरकारों ने कहां जालियत खत्म की मुसलमानों की, कहां गरीबी खत्म की। और आज का मैं बात करता हूं, आज अगर जो पॉलिटिकल पार्टियां मुस्लिम वोट चाहती हैं और जो कहती हैं कि योगी सरकार मुसलमानों के खिलाफ है, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि इनको वोट चाहिए मुसलमान का, एक मुश्त चाहिए उनको, एक हो जाओ। तो एक मुश्त वोट चाहिए, इसलिए उनको कहना है कि योगी नुकसान कर रहे हैं, ये हमारे पीछे पड़े हुए मुसलमान को हटा रहे हैं। अगर मुसलमानों के खिलाफ करना है तो फिर भी जो खाद्यान्न बट रहा है सभी को बट रहा है ना, पीएम के आवास सभी को मिल रहे हैं ना, भाई किसी से भेदभाव तो नहीं हो रहा है। और मैं भी मानता हूं कि मुसलमान सारा योगी मोदी के खिलाफ नहीं है। तमाम लोग मेरे पास ऐसे आते हैं जिनको आप कहिए कि बीजेपी के चमचे हैं या कुछ भी कहिए, लेकिन वो कहते हैं कि अब बताइए हम किस आधार पर आलोचना करें। अगर एनकाउंटर हो रहे हैं, अब वो आरोप लगाते हैं कि भाई कुछ जातियों के नहीं हो रहे हैं, ठाकुरों के एनकाउंटर नहीं हो रहे हैं, उनके भी हुए हैं। नहीं, उसको बांटा ऐसे जाता है ना कि ब्राह्मण का इतना, राजपूत का इतना, भूमियार का इतना, गुप्ता का इतना, इनका उतना, उधर मुस्लिम इतना। उनकी जातियों को बांट के भी देखिए ना आप फिर कि किस मुसलमान जो ज्यादा क्राइम करेगा उसी का तो एनकाउंटर होगा ना। और अगर ओवरऑल देखें तो 70 या 75 मुस्लिमों का हुआ है और 140 हिंदुओं का हुआ है, केवल अगर हिंदू मुस्लिम आप धर्म बांटेंगे तब। यस, तो अब ये तो आंकड़े हैं ना। और फिर दूसरा, जो क्रिमिनल है उसका कोई धर्म थोड़ा ही है, कोई जाति थोड़ा ही उसकी। लेकिन ये तो बैनर पोस्टर लगा देते हैं मुख्तार और अतीक के मरने। पॉलिटिकल भुनाना है ना उसको। आप देखिए, मैं पता नहीं कहाँ पोस्टेड था, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद का जो पूर्वांचल में, आप पूर्वांचल बिल्कुल जानते हैं, पूर्वांचल में बाहुबलियों का राज चलता है।
हर क्षेत्र का एक बाहुबली है पूर्वांचल में। थोड़ा- तो पूर्वांचल में जो डर होता था, हिम्मत नहीं होती थी जाने के लिए। मैं गोंडा में एक कॉलेज में मुझे पता चला नकल हो रही है वहां, तो मैं नकल रोकने के लिए वहां जाना था। मेरे मिनिस्टर राज्य मंत्री थे, वो शिक्षा के थे, उन्होंने मुझे कॉल किया, अरे प्रमुख सचिव साहब आप क्या गोंडा जा रहे हैं? मैंने कहा आपको सर किसने बताया, मैं तो गोपनीय रखा था बिल्कुल। तो ठीक है हम आज कह देंगे कोई नकल नहीं करेगा गोंडा में। तो पूर्वांचल पूरा जो है ना वो माफियाओं के उसमें था। आज पोजीशन बदली हुई है भाई। जो माफिया, मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूं, कोई माफिया पूर्वांचल में आप ये नहीं कह सकते कि उसका राज्य चल रहा है। आप खुद निकल के जाइए, कार से जाइए, कहीं जाइए, कोई डर नहीं है। अब सब पहले डर होता था, सब पे नकेल कस दी गई, नकेल कसी गई है। अब इसको अगर मैं कहूं कि ये चमचागिरी हो रही है योगी सरकार की, तो आप कहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। बिल्कुल। मुख्तार और अतीक का आपने जिक्र किया, वो खौफ का दौर था राइफल लेके कि मुलायम के कुत्तों को सलाम करते थे सब? किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं होती थी। वो दौर था, आजम खां का दौर था। आजम खां साहब तो मंत्री रहे, कितने प्रभावशाली, मत किसी हिम्मत, मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं होती थी उनके आदेश का उल्लंघन करने की। अखिलेश यादव की? हाँ, किसकी हिम्मत थी बताइए? मुलायम सिंह की हिम्मत नहीं होती थी। जो आजम खां का जलवा था, मुझे याद है एक मीटिंग थी उनकी, नगर विकास में वो मंत्री थे, हम 4-5 प्रमुख सचिव बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा एक IAS अधिकारी को, आए वो थोड़ा लेट हो गया आने में, अरे आइए महाराज आपको टाइम का भी वो। तो हम लोग 2-3 लोग बैठे हुए थे, हमने कहा भाई उठे, मंत्री बैठे हैं? बोले हाँ उठते हैं। उसको भी कहा जो प्रमुख सचिव आया था, जिसको ताना मारा गया, मैंने चले इसको अकेले मीटिंग करने दो मंत्री को। 5 लोग उठ के चल दिया। अरे अरे कहाँ जा रहे, अरे मुझसे गुस्ताखी हो गई, आइए। वो जलवा था। सीनियर अफसर्स में वो दम भी नहीं था जो कहते, वो दौर था एक जो। लेकिन कुछ अफसर्स में दम था। आप पे तो आ रहा हूँ, आजम का जब जिक्र है तो ऐसे ही आंजनेय कुमार जो कि DM बने रामपुर के, उन्होंने जिस तरीके से आजम खान के खिलाफ कार्रवाई की, लीगल तरीके से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जबरदस्ती, जो उनके पास मामले आए उस पर जिस तरीके से कार्रवाई, ये मानेंगे कि अगर अधिकारी चाह ले तो फिर कोई नेता, कोई विधायक कुछ नहीं कर सकता? देखिए, गवर्नमेंट की विल चाहिए और अधिकारी को बैकअप चाहिए गवर्नमेंट का। लखनऊ दिल्ली से फोन चाहिए? लखनऊ नहीं, फोन नहीं। हाँ। उनको पता होना चाहिए कि ये सरकार माफियाओं के खिलाफ है। कमवाट में कोई भी सही वो छोड़ी नहीं है, जिसने इलीगल काम किया, एनक्रोचमेंट किया, 2-2 रुपए में लैंड एक्वायर कर लेना और ये सब कर लेना, ये फेवरेटिज्म है एक्चुअली। तो ये सब हुआ था, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। तो इसमें अब योगी जी की आलोचना करें, आप करें कि मुस्लिम विरोधी हैं और ऐसे, ये तो कहने की बात है। लोगों ने यही कहा कि योगी जी ने आंजनेय कुमार को प्लांट कर दिया DM बना के कि आजम को बर्बाद कर दो। अब कहने के लिए तो कुछ भी कहते रहे कि भाई, मैं ये याद है मैं बदायूं में कलेक्टर था। मुलायम सिंह यादव का हेलीकॉप्टर आपने? मुलायम सिंह जी का हेलीकॉप्टर मैंने रोका था। लेकिन मुलायम सिंह जी फिर उतरे, उस गाड़ी से आए, रैली किया और मैं पीछे खड़ा हुआ था, उसमें ट्रेन पे बैठा था। वो आए, भाई तुमने SP सिंह बहुत अच्छा किया, हमको समझा दिया तुमने, नहीं तो हम तो इलेक्शन कमीशन के चक्कर में फंस जाते। अब भैया अरहर की दाल और सिरके की मिर्च खिलवा, 2 रोटी खिलवा दो भैया हमें। तो मैंने कहा ठीक है साहब, पता नहीं सिरका की मिर्च मिलेगी नहीं मिलेगी, अरहर की दाल जरूर मिल जाएगी। तो खाया उन्होंने। ऐसा नहीं, आलोचना नहीं कर रहा हूं खाली मैं, स्वीकार करते थे लोग ना, वो भी नेता। आजकल वो साहस नहीं है, आजकल तो निजी रूप से ले लेते हैं। भाई मैंने मुलायम सिंह का हेलीकॉप्टर रोका उन्हीं के हित में, क्योंकि मैं सेशन का OSD रहा। क्या और सेशन कमिश्नर थे उस वक्त। अच्छा। तो मैंने उनसे सीधे बात किया, मैंने कहा सरकारी हेलीकॉप्टर से पॉलिटिकल रैली अटेंड करने आ रहे हैं और चुनाव आचार संहिता लग चुकी है। उन्होंने कहा कि रस्टिक फेलो, स्टॉप इट, यू वांट ऑर्डर? मैंने कहा ऑर्डर की जरूरत नहीं है, नहीं उतरने दिया मैंने। और उसको मुलायम सिंह ने अप्रिशिएट किया। तो ऐसा नहीं है कि जो आजकल तो मुख्यमंत्री निजी दुश्मनी बना लेते हैं अधिकारियों से, वो दौर नहीं था एक्चुअली। ऐसे ही एक और बात आती है कि आपने मौजूदा रक्षा मंत्री जो हैं अभी राजनाथ सिंह जी का आपने लाल बत्ती हटवा दी, उटर हटवा दिया, क्यों? वो क्या मामला था? सरकार की नीति थी, जिनको अलाउड नहीं है लाल बत्ती उनकी हटेंगे। तो RTO को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन थी। हाँ, सख्ती मेरी थी
कि भाई कोई भी हो, उस वक्त प्रमुख सचिव अनुराग गोयल थे मुख्यमंत्री के, कल्याण सिंह जी के, उनकी बत्ती उतरी। उन्होंने कहा भैया एसपी सिंह है, उतार लो भैया। लखनऊ का ही मामला, लखनऊ के मामला है, वो प्रमुख सचिव थे कल्याण सिंह जी के। तो मुझसे हंस कहने लगे भैया हमने उतार लिया, हमारी गाड़ी को हाथ मत लगाना। तो मैंने कहा साहब मैं नहीं उतार रहा हूँ, आरटीओ उतार रहा है, उसकी नालायकी है सर, सस्पेंड करिए सर उसको। लेकिन कल्याण सिंह जैसा मुख्यमंत्री, वही मुझे पसंद करते थे बहुत वो। कल्याण सिंह ने मुझे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बनाया, उन्होंने कमिश्नर फैजाबाद बनाया मुझे, और ऐसा नहीं कि मुलायम सिंह जी नहीं बनाया, रणवीर केजे के मुख्यमंत्री बनाया मुझे मुजफ्फरनगर में कलेक्टर भेजा उन्होंने, जब रामपुर तिराहा कांड हुआ था, उत्तराखंड का जो इशू चल रहा था जिसमें बच्चियों का रेप हुए थे, ईख के खेत वगैरह में जो हुए थे, उसके बाद फिर मुझे कलेक्टर बनाया था मुजफ्फरनगर का। तब मैं चूंकि उत्तराखंड में मैं रहा हूँ, नैनीताल में रहा हूँ और गढ़वाल मंडल में रहा हूँ, थोड़ा मेरा इकबाल है वहाँ, इसलिए मैं अपने आप को कहानियां किससे याद। हाँ, मैं आधा पहाड़ी हूँ वैसे इस मामले में। तो मैंने उनको सूदिंग किया, सबको समझाया, बच्चों को गले लगाया, सब उनके माता पिता को। तो उन्होंने, कल्याण सिंह ने मुझे नैनीताल का कलेक्टर बनाया, बिजनौर का बनाया उन्होंने, और नैनीताल का कलेक्टर में तो उन्होंने मुझे ये कह के भेजा, किसी ने कहा कि साहब ये ऐसा जिलाधिकारी सिरफरा है, ये इसको क्यों बना दिया हमारे यहाँ। एनडी तिवारी साहब का कि जो इंदिरा हृदय जी थी, उनका होटल तोड़ा गया, बोले सिरफरा जिलाधिकारी बना दिया आपने। कल्याण सिंह ने कहा भाई ऐसे 2-4 पागल जिलाधिकारी चाहिए मुझे, लेकिन दम भी चाहिए मुख्यमंत्री में। लेकिन वो राजनाथ जी वाला किस्सा क्या, थोड़ा विस्तार से बताइएगा। कोई विस्तार नहीं है उसमें, उन्होंने उसका स्वागत किया, उतार दी बत्ती। हमने पत्रकार थे और वो भी पीछा कर रहे थे, वो देखना चाह रहे थे उतरेगी नहीं उतरेगी, क्योंकि बीजेपी के हैं और कल्याण सिंह मुख्यमंत्री हैं। कल्याण सिंह जैसा मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा तुमने सही किया, कोई गलत नहीं किया, तो उतरी बत्ती उनकी, तमाम लोगों की बत्तियां उतरी। उस वक्त तो बत्तियां लगाने से लोग दहशत खाते थे, ये माहौल बन गया था। लखनऊ की हर दूसरी गाड़ी में हूटर और बत्ती दिखती, हूटर बत्ती होते थे। वो कल्याण सिंह की क्षमता थी जो उन्होंने ऐसा। कल्याण सिंह का एक वाकया और बता दूं, जाती हो जाएगी नहीं उनके साथ। जी बिल्कुल। आपको याद होगा कि आतंकवाद का दौर था, पंजाब वाला आतंकवाद चल रहा था, और मैं कलेक्टर बिजनौर था, तो थाने से पुलिस भाग जाती थी हथियार छोड़ के, डर के मारे। अच्छा। नजफगढ़ वगैरह जो एरिया था, आतंकवाद का इलाका था वो। तो वहां से फिर नैनीताल में बहुत आतंकवाद फैला हुआ था, उन्होंने मुझे नैनीताल कलेक्टर पोस्ट किया, क्योंकि मैंने वहाँ भी अच्छा काम किया। तो कल्याण सिंह जी ने क्या किया कि हमारे एसएसपी थे एसएन सिंह साहब, दलित ऑफिसर हैं लेकिन पक्का साहब कहलाते हैं, बड़ा सख्त और ईमानदार टाइप के अधिकारी, मेरे एसएसपी थे। तो आतंकवादियों को जंगल में रात दिन घूमते थे ढूंढते हुए उनको, तो उनका ट्रांसफ़र हो गया, क्योंकि उनके आईजी साहब थे बरेली के, उन्होंने कहा कि साहब ये तो मिलता ही नहीं है, कहाँ रहता है, तो कह के ट्रांसफ़र करा दिया। तो कल्याण सिंह ने को मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा सर मेरा ट्रांसफ़र कर दीजिए। बोले क्यों भाई? तो मैंने कहा सर आपने एसएसपी का ट्रांसफ़र कर दिया जो अच्छा काम कर रहा है। बोले लेकिन आईजी तो कह रहा है खराब काम कर रहा है। हमने कहा सर मुझे पता उनकी लोकेशन कहाँ है, आईजी साहब तो निकलते नहीं घर से बाहर, आतंकवादियों से डर के मारे, एक ही आदमी लड़ रहा है, उसको आपने हटा दिया, तो सूर्य प्रताप सिंह को हटाइए। उसने कहा एसपी सिंह कहते थे मुझे वो, उससे कहो काम करे चार्ज ना दे। ऐसा मुख्यमंत्री बहुत रेयर है। और मेरे एक रिपोर्ट पे मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने, महावीर सिंह राज्य मंत्री थे उनके बिजनौर में, उनको हटा इस्तीफा दिलवाया उन्होंने मेरी रिपोर्ट पे। मैंने रिपोर्ट भेजा था कि महावीर सिंह ने नगर पालिका की जमीन पे दुकानें बनाई हैं, मंत्री ने, बहुत बदनामी हो रही सरकार की। रिपोर्ट मैंने भेजा था, कल्याण सिंह ने कहा इस्तीफा दो। तो ऐसे ऐसे दृष्टांत हैं जो बिल्कुल। जिक्र कल्याण सिंह का हुआ है, जिक्र आपका हाल फिलहाल में ये भी हुआ था कि श्री राम भगवान की वजह से मंदिर हृदय परिवर्तन हुआ। तो जब कल्याण सिंह का जिक्र हो, राम मंदिर का जिक्र हो, और आप भी अगर उसी वक्त अगर ऐसी बात बोले, तब जो वो राम मंदिर वाला दौर था, कल्याण सिंह जी जब प्रदेश संभाल रहे थे, तब आप कहाँ थे? कल्याण सिंह का जब दौर था, मुझे याद है जब मस्जिद गिरी थी, और अब कुछ लोग कहेंगे मस्जिद बोल रहे हैं आप, तो मस्जिद थी तो मस्जिद गिरी थी। तो मुझे और एक अधिकारियों का नाम नहीं लूंगा, कल्याण सिंह ने हमको भेजा था कि भाई आप वो बन के, जो महाभारत में जो कहानी सुनाया करता था ना, वो संजय बन के हमें दृष्टांत बताओ क्या हो रहा है। तो वहाँ पे एक कनक भवन है, उसकी छत पे बैठ के हम, उस वक्त फोन तो होते नहीं थे, तो हॉटलाइन लगाई हुई थी, तो उनको उन्होंने मुझे
विश्वास देखिए ना उनका। ये तो जो भी हो सकता था, उनको पता था कि इसकी ईमानदारी है, ये अखड़ है, ये बोलेगा लेकिन सच बोलेगा। तो हमने हालचाल बताया, उन्होंने कहा साहब देखिए ये हो रहा है। बोला ठीक, बोलते नहीं थे वो, उनके मन में क्या था हृदय में तो पता नहीं, लेकिन हम सच सच बताते रहते थे, ये हो रहा है, ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है। तो हाँ, मैं तारीफ एनडी तिवारी की करूंगा, मुख्यमंत्री की। ये कहने का था बीजेपी के लोगों की तारीफ कर रहे हैं। इस प्रदेश के अंदर आज भी मैं मानता हूं कि कल्याण सिंह के बाद, जबकि सबसे पहले मानता हूं कि एनडी तिवारी इस प्रदेश में कांग्रेस के थे। आज भी मैं उनको सबसे अच्छा मुख्यमंत्री मानता हूं, एनडी तिवारी को, इस प्रदेश का। कारण बताता हूं क्यों। जितना भी इन्वेस्टमेंट आया स्टेट के अंदर, जो रूप दिखाई दे रहा है, मुझे याद है मैं किस विभाग में था उस वक्त, उनका जॉइंट सेक्रेटरी था मैं, एनडी तिवारी साहब का। तो उनका भी जॉइंट सेक्रेटरी रहा हूं मैं, एनडी तिवारी साहब का। तो इंदिरा देश का होटल भी गिराया नैनीताल में। उन्होंने कभी वो नहीं कहा, उन्होंने कहा सिंह जी आपने चुनाव हरवा दिया हमको। मैप लगाते थे वो टेबल पे, इसलिए विकास पुरुष कहते हैं कि भाई ये बताओ चीनी मिलें कहाँ कहाँ हैं। अच्छा, तो एक चीनी मिल यहाँ है, एक जौनपुर में है, एक देवरिया में, यहाँ है। अच्छा, यहाँ चीनी मिल नहीं है, यहाँ चीनी मिल आनी चाहिए। ये मैंने अपने आंखों के सामने देखा है नीति तिवारी जी को बात करते। अभी आप संडीला जाएंगे तो वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे ईस्ट का प्लांट, ईस्ट जो होती है ना, जो जिसमें ब्रेड में डालते हैं, जो ईस्ट होती है ना, उसका एक प्लांट लगा हुआ है, और वो एक साउथ इंडियन का है, मद्रासी का। अच्छा। तो मैं जब इंडस्ट्री में था, मैं उसको देखने गया, तो उसने मैंने बताया, उसने मुझसे पूछा, मैंने कहा भाई तुम यहाँ कहाँ आ गए मद्रासी आदमी। उसने कहा सर एनडी तिवारी साहब लाइक आए थे। नोएडा, ग्रेटर नोएडा किसका क्रिएशन है? बिल्कुल एनडी तिवारी का। अब तो बर्बादी हो रहा है, बर्बादी में बहुत लोगों का रोल है, उसमें लूटने में, खसोटने में, पैसा बनाने में, लेकिन डेवलपमेंट तो उन्होंने ही किया। मायावती को भी क्रेडिट देंगे। मायावती ने नोएडा ग्रेटर नोएडा में कुछ ऐसा खास तो किया नहीं। एक कॉन्सेप्ट है कि मायावती ने बहुत विकास किया, उसका क्या सच? मायावती जी का एक आध दृष्टांत मेरे सामने है। मैं चूंकि सेक्रेटरी एनर्जी था जब मायावती थी मुख्यमंत्री थी, और नोएडा में अब तो तमाम जांचें पांचें हो रही हैं, आप देख ही रहे हैं। तो नोएडा को सबने चूसा, सबके लिए पैसे वाला जगह है। हाँ, उसको सबने चूसा और बर्बाद कर दिया। आज नोएडा, ग्रेटर नोएडा में पैसा नहीं है, इतना लोन है उसके ऊपर। तो अभी लगता है आपको, लेकिन अभी कम से कम इतनी गनीमत है कि वो चूसने वाला काम नहीं हो रहा है। नहीं, पहले तो डर ये भी था कि मुख्यमंत्री जो सिटिंग होता था वो नोएडा जाता ही नहीं था, कहता मेरी कुर्सी चली जाएगी नोएडा में। यस, ये भी था, वो मिथ तोड़ा, वो मिथ तोड़ा, उस मिथ को तोड़ा। और पता नहीं अब तो दर्जनों बार से ज्यादा चले गए वो। मायावती ने कुछ सिंबल्स जरूर डेवलप किए विकास के, जैसे लखनऊ में थोड़ा जो पत्थर का काम हुआ है, ये जो पार्क वगैरह बने, क्रिएट हुआ, वो किया उन्होंने। मायावती का दृष्टांत मैं आपको बताता हूँ, शायद हो सकता है लोगों को रुचिकर लगे। मैं सेक्रेटरी एनर्जी था, और मायावती का जलवा ये था कि वो कहती थी कि इस गांव में रात में बिजली पहुंच जानी चाहिए। खंभे भी नहीं है, तार भी नहीं है, और जिलाधिकारी खड़े हुए हैं, ड्यूटी पूरे रात भर खड़े हुए हैं, बिजली पहुंचनी है कल को, नहीं पहुंची तो छोड़ेगी नहीं मुख्यमंत्री। भाई इकबाल तो था मायावती का। तो इलाहाबाद में मीटिंग हो रही थी उसकी, बिजली विभाग की। मायावती थी और शशांक शेखर उनके मुख्य सचिव थे। मीटिंग में ये हुआ कि साहब 7 गांव का विद्युतीकरण नहीं हुआ, मुख्यमंत्री ने कहा था। तो मायावती ने कहा कि चीफ इंजीनियर सस्पेंड, वैसे बोलती थी वो। तो मैं तो बैठा हुआ था वहां, तो मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा सर मैडम सुनिए, मुझे सस्पेंड करिए, सेक्रेटरी एनर्जी तो मैं हूँ, मेरे अंडर में तो ये प्रदेश के हर इतने चीफ इंजीनियर काम करते हैं, उसका तो दोष है तो मेरा भी दोस्त होगा। तो पहले मुझे, उसके बाद इसको। अरे तू बीच में बोल पड़ता है एसपी सिंह, तुझसे क्या मतलब? मैं सेक्रेटरी एनर्जी हूँ। तो शशांक शेखर ने मुझे चुप किया, छोड़ दो। मैंने कहा साहब मैं तभी छोड़ूंगा इशू को जब अभी सस्पेंड नहीं हुआ, मैं नहीं साइन करूंगा इस पर। पहले सुन तो लीजिए क्या बात है। अगर खंबे नहीं आएंगे, तार नहीं आएंगे, तो जेब से लगा देगा क्या वो? रिक्वायरमेंट टेक्स टाइम ना। दिल्ली से आ रहा है सामान, कहीं से आ रहा है, अन्य राज्य से आ रहा है, अगर वो तार नहीं पहुंचा है तो चीफ इंजीनियर अपने ट्रक चला के थोड़ी आएगा। बिल्कुल। लेकिन एक्सट्रीम में चली जाती थी कभी कई बार वो। लेकिन मायावती जी का इकबाल एक रहा, और मैं मानता हूं कि मेरी जो मदर थी, अब तो नहीं है दुनिया में,
तो जब खेती बाड़ी देखती थी वो गांव में, कहती थी बेटा हमको मायावती अच्छी लगती है। हमने कहा क्यों? बोले बेटा ये यादवों के बच्चे हमारी फुटबॉल चोरी कर ले जाते हैं ट्यूबवेल की, अब कोई नहीं करता। तो इकबाल गांव तक पहुंचा हुआ था ना मायावती का। ये भी वो कानून व्यवस्था पे सख्त थी, डेवलपमेंट का जो उनका एक इकबाल था वो इकबाल था। हमें फेयरली बात करनी चाहिए ना सबके बारे में। कोई आलोचना के लिए मैं मायावती जी की आलोचना करूं? अखिलेश यादव ने कुछ सिंबल डेवलप किए विकास के, क्योंकि बहुत लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे, आपने अखिलेश यादव की आलोचना बहुत कर दिया। मैं बताता हूं आपको, देखिए गोमती बंधा बनाया जो अधूरा पड़ा हुआ है, एक वो बनाया जेपीसी सेंटर जो इंटरनेशनल है, वो अधूरा पड़ा हुआ है, इकाना स्टेडियम बनाया, HCL बनाया, अमूल आया, मोस्टली मेरे ही कार्यकाल के हैं जब मैं मिनिस्ट्री में था। ये सिंबल डेवलपमेंट के विकास के हुए। लेकिन जिलों में क्या हुआ? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट तो था नहीं। स्मॉल एंड मार्जिनल जो इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए क्या प्रमोशन हुआ जो योगी सरकार कर रही है आज? छोटे उद्योग लगेंगे, छोटे उद्योग प्रोत्साहित होंगे, तब तो आपको रोजगार मिलेगा ना। खाली सिंबल क्रिएट करने से विकास के डेवलपमेंट थोड़ी हो जाता है। नोएडा ग्रेटर नोएडा में जो चूसा गया उसको, मैं दृष्टांत बताऊं, मैंने एक बोर्ड लगवाया था वहां पे कि अगर कोई पैसा मांगे तो इस नंबर पर फोन करिएगा। उसी पे नाराज हो गए नेताजी मुझसे। बड़े प्रभावशाली नेताजी थे। अरे ये अपने को हरिश्चंद्र समझता है, पूरा उतार हटवाओ इनको। मुझे फोन किया, मुझे डांटने लगे वो। मैंने कहा साहब मुख्यमंत्री कहेंगे तो हट जाएंगे, नहीं तो हटेगा नहीं वो। मुख्यमंत्री ने मुझसे कहा यार ये थोड़ा ऐसा हो रहा है जैसे हम ही लोग बेईमानी कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है साहब। मुख्यमंत्री कौन था? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। अच्छा, जैसे अखिलेश यादव का जिक्र हो रहा है, मायावती का जिक्र हुआ, तो आपने बताया कि एक्सट्रीम चली जाती थी लेकिन उनको काम चाहिए। मुलायम सिंह यादव तारीफ भी करते थे अगर उनको, मैंने समझाया, उनका हेलीकॉप्टर रोका। तो अखिलेश यादव किस तरीके से फैसले लेने में थे? फैसले कैसे लेते थे? अखिलेश यादव का जो कार्यकाल था उसमें अखिलेश यादव एलोन नहीं था एक्चुअली। इंडिपेंडेंट तो काम करने का मौका मिला नहीं उनको। आजम खां भी थे। आजम खां हैं, उनके परिवार के तमाम सदस्य थे। उनकी कमजोरी है अखिलेश यादव की, परिवार कमजोरी है। मुलायम सिंह जी की भी थी। और कई महीने में परिवार को साथ लेकर नहीं चलते तो फिर भी आप आइसोलेट हो जाते हो, मजबूरी भी हो सकती है। तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को जो थोड़ा बहुत मौका मिला, थोड़े डेवलपमेंट के सिंबल्स क्रिएट किए उन्होंने। और उसमें आगरा लखनऊ आगरा एक्सप्रेस भी बना है, और ये जो थोड़े बहुत उद्योग आए हैं ये काम हुआ है। बाकी असली मुद्दा जो था वो था गुंडागिरी का। जो गुंडागिरी है और जो कानून व्यवस्था है उसमें अखिलेश यादव का पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, चरम पर था उसमें। नहीं, वो नेग्लेक्टेड एरिया था एक्चुअली। फ्री फॉर ऑल है, जो मर्जी कर लीजिए। आप समझ रहे हैं ना आप? तो वो फ्री फॉर ऑल अब नहीं है। अच्छा, उस वक्त अधिकारी भी डरे रहते थे कि अरे यार इसने किया है, करीबी है, इस पे अधिकारी तो अगर किसी जाति का इंस्पेक्टर है, कोई यादव है, तो एसपी डरता था। अच्छा, भले वो जूनियर है। जूनियर क्या है, सिपाही से डर जाते थे लोग। तो वो एक हायरार्की का जो है ना वो टूटी हुई थी। आज क्या है कि जो पुलिस है, अभी आलोचना करना बहुत आसान है कि डीजीपी ने ऐसा कर दिया। आई थिंक वी हैव द फाइनेस्ट डीजीपी एंड एडीजीपी, जो वो क्या नाम है उसका, लॉ एंड ऑर्डर, प्रशांत कुमार, वंडरफुल ऑफिसर। वो यश है, उसको कहते हैं ये तो ठोकू है, ठोकता रहता। अरे हिम्मत चाहिए अपराधियों को ठोकने के लिए, क्योंकि वो आपके फैमिली के पीछे पड़ेंगे। मुजफ्फरनगर में मैं कलेक्टर था तो दाऊद इब्राहिम का एक राइट हैंड था जो जेल के अंदर था, और मैं एसएसपी गए थे जेल में, तो एसएसपी को लगा कि सर इसमें 4 लाठ मारना चाहता हूं मैं। हमने कहा भाई तुम पुलिस, वो मार दो 4 लाठ, हमें क्या दिक्कत है। उसने लठ मारे तो वो हमको धमकी दे रहा है कि आपकी बेटी फलानी जगह उठ के जाती है, पढ़ने जाती है, हम उसको पकड़ ले जाएंगे। समझ रहे हो? वो दौर था जिसमें माफिया, जिलाधिकारी और एसएसपी को भी, क्योंकि वो सत्ता के नजदीक है, तो वो धमकी देते थे खुलेआम। आज ऐसा नहीं है। आज ये नहीं कि जेल से कोई धमकी दे रहा हो, उगाही कर, अपहरण कर रहा हो, उगाही कर रहा हो जेल से। क्योंकि आज के मुख्यमंत्री पर परिवार का दबाव भी नहीं है ना। देखो, मैंने हमेशा कहा है, जब मैं विरोध कर रहा था योगी सरकार का, तब भी मैंने कहा है कि योगी ईमानदार मुख्यमंत्री है। योगी पे कोई बेईमानी का लांछन नहीं लगा सकता। परिवार है नहीं है वो भी एक कारण हो सकता है, लेकिन उनके कोई अधिकारी ये कहे कि योगी जी ने मुझे कहा ठेका दे दो, पट्टा दे दो,
वो तो अपने विधायकों को रोकते हैं, तुम दलाली बहुत करते हो। आपने देखा था अयोध्या में जो हुआ था, बिल्कुल। तुमने जमीनों में बहुत कब्जे कर ली, पीछे रहो तुम। हिम्मत चाहिए इसके लिए। अब विधायक खिलाफ हो जाएंगे। अब एक बार विधायकों ने बहुत हाँ, एन मास धरना भी दिया था, लॉबी में बैठ गए थे। लॉबी में बैठ गए थे। क्यों? कि काम नहीं हो रहे। क्या काम कराना चाहते हो भैया? सही काम तो हर एक जिलाधिकारी करेगा आपका। और खबरें तो यहाँ तक आई कि योगी जी ने एक एक विधायक को बताया कि तुमने ये कर रखा है, तुमने ये कर रखा है, तुमने ये कर रखा है। उसके बाद सब शांत हो गए कि भैया इनको तो सब कुछ पता है, हथकंडा। पता है। तो एक कम से कम इतना तो है कि एक स्मूथ लोगों को राहत है। डेवलपमेंट के काम जो भी हो रहे हैं, हाँ बेईमानी मैं नहीं कहता रुक गई हो, मैं नहीं कहता इस बात को, लेकिन कम से कम डर तो है कि अगर पकड़े गए। मैं एक दृष्टांत बताता हूं आपको, इसमें बोर तो नहीं हो रहे ना? ना बिल्कुल बिल्कुल। एक एआरटीओ मुझसे मिलने आए। मैं ट्रांसपोर्ट कमिश्नर रहा हूं, तो दिवाली भी मिलने आते हैं लोग। मैंने उससे कहा, मैंने क्या चल रहा है बताओ भाई, ट्रकों पे वसूली करा करते थे तो वो चल रही है क्या आजकल? कि साहब ऐसा है कि डर इतना ज्यादा है, तो हमारे सिपाही तो काम कर लेते हैं कि भैया देखो बहुत सख्ती है, हम निकलने नहीं देंगे तुमको। तो कह रहा है भाई तुम डबल ले लो पैसा, निकाल दो मुझे। तो वो जो मैसेज हो गया ना कि ट्रकों से वसूली नहीं कर सकते आप। ट्रैफिक पुलिस अभी भी करती होगी, मैं नहीं कहता नहीं करती होगी, लेकिन एक डर तो है, पकड़ेगे तो बचोगे नहीं। वो यश अमिताभ की बात कर रहा था। स्टेप चीफ इतना काम करना, इतना कार्रवाई करना अपराधियों के विरुद्ध, इसके लिए कलेजा चाहिए। हर एक के बस की नहीं है वो। भाई कल को वो रिटायर भी होगा ना, होगा ना, रिटायर होगा, जीवन को उसको दिक्कत होगी ना, परिवार के लिए दिक्कत होगी ना। तो आदमी रिस्क लेके कर रहा है। किसके लिए कर रहा है? वो कोई अपराधी मारने में उसको मजा आ रहा है क्या? इसलिए कर रहा है कि उनका मनोबल टूटे। नहीं, वो जब पिस्टल लेके बहराइच में उतरे तब नॉट सिपाही निकल सकता था, एडीजीपी की नहीं। काहे के लिए वो सरकारी रिवॉल्वर दिया है उनको? इस्तेमाल करने के लिए दिया ना। अगर नहीं मानोगे तो शूटेड साइट का ऑर्डर होता है। पहले गोलियों का हिसाब देना पड़ता होगा, अब शायद नहीं देना पड़ता क्या? देखो, सरकारी गोलियां जो इस्तेमाल करेंगे रजिस्टर में अंकित करना पड़ेगा आपको। प्राइवेट तो बाजार में मिलती नहीं वो तो अगर है सरकारी पिस्टल तो सरकार से इश्यू होगा। एमिनिशन हिसाब साहब रखना पड़ता है, ऐसा नहीं ना रखना पड़ेगा। लेकिन जी बताइए। एक सवाल बीच में छूट रहा था। प्लीज जब आपके कार्यकाल में अखिलेश यादव की बात हो रही, रिवर फ्रंट पे घोटाला दिखता है, जांच भले चल रही। भाई सिंचाई विभाग ने बनाया है उसको। वो जो फवारा है वो पेरिस से आया, कहां से आया? तो जांच तो होनी चाहिए ना, इतना कितने पैसे का आया। और कोई भी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है तो उस वक्त तो ये कोई सोच ही नहीं सकता कि इसमें कमीशन खोरी नहीं है। तो कमीशन खोरी तो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में होती है। तो इसलिए उसमें जांच हो रही है। वो तो गनीमत समझिए कि अभी कोई इतनी सख्ती की जांच नहीं हो रही है। नहीं, कितने लोग जेल चले, पता नहीं किस लेवल का कमिटमेंट है। कितने लोग जेल जाते हैं इसमें अब तक। आपको अगर ओवरऑल बताना हो तो ठीक, नहीं मैं इस दशक के, पिछले 2 दशक के, मतलब 2000 के बाद की पूछ रहा हूँ। मायावती, मुलायम सिंह यादव, मायावती, फिर अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ, आपको सबसे बेस्ट चीफ मिनिस्टर कौन लग रहा है? कल्याण सिंह भी तो रहेगा ना बीच में। नहीं, मैं 2000 के बाद की बात कर रहा हूँ। अगर आपको ओवरऑल बताना है तो आप उसमें किसी का श्रेणीबद्ध करना मैं उचित नहीं, मतलब काफी बोल चुका हूँ मैं। वर्तमान सरकार में जो काम हो रहा है योगी सरकार में, उसमें कमियां तो हैं, मैं नहीं कहता कमियां ना हो, लेकिन मुझे लगता है लोगों को राहत है बहुत। तो इसलिए अभी तो इनमें कहीं पे वर्गीकरण करना चाहेंगे तो मैं तो योगी को ही कहूंगा। चीफ मिनिस्टर योगी जैसा तभी कोई मुख्यमंत्री पिछले 10 साल में नहीं हुआ। लोग बोलेंगे कि ठाकुरों की सरकार है इसीलिए एसपी सिंह ठाकुर है क्या? योगी जी ठाकुर है क्या? लोग तो कहते हैं, मुझे जानकारी में नहीं है कि उत्तराखंड मेरी इस बारे में उनसे कोई बात ही नहीं हुई कि आप ठाकुर हो, गैर ठाकुर हो। ये आरोप लगाते हैं आप लोग। इजी है ना आरोप, क्योंकि जाति दिमाग से निकलती नहीं है। तो जिसके दिमाग में जाति है वो जाति की बात करेगा ना। योगी आदित्यनाथ ठाकुरों में क्या फेवर करके क्या मिलेगा उन्हें बताइए आप? बेटी की शादी करनी है क्या ठाकुरों में? बिल्कुल। क्या निजी स्वार्थ हो सकता है उनका? तो इस तरह के आरोप तो ये अपने गरेबा में झांकना चाहिए जब लगाते हो। भाई आप अपनी जाति के लिए क्या करते थे? आप अपनी जाति से आज तक नहीं निकल पाते हो बाहर। ऐसे कोई और दृष्टांत जो योगी सरकार के आप तक पहुंचे, जिसमें सख्त एक्शन हुआ हो, कड़ा आदेश जारी किया गया? कानून व्यवस्था में तो बहुत अच्छा काम हुआ, हो ही रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। डेवलपमेंट का काम भी अच्छा हुआ है।
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का काम जिसकी आलोचना होती है बहुत अच्छा काम हुआ। इसके प्रभाव आने वाले मुझे लगता है 8-10 साल में देखने को मिलेंगे। और रोजगार के क्षेत्र में जो काम हो रहा है, फेयर रोजगार हो रहा है कि रोजगार जो मिल रहा है बिना बेईमानी का हो रहा है, बिना सिफारिश का हो रहा है। जो भी रोजगार मिल रहा है, कम बढ़ती की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कम से कम जाति के आधार पर नहीं हो रहा है। तमाम लोग कहते हैं कि साहब वाइस चांसलर बनाए हुए एक ही जाति के वाइस चांसलर बना दिए, इस तरह की चीजें भी चलती हैं। वाइस चांसलर मुख्यमंत्री नहीं बनाता है, वाइस चांसलर गवर्नर बनाता है। तो ये आरोप मुख्यमंत्री पे क्यों? मुख्यमंत्री तो हम जानते हैं ना कौन बनाता है। वे पैनल जाता है उसमें जो राज्य सरकार भेज देती है, और फिर सर्च कमेटी भी गवर्नर बनाते हैं, वो पैनल को स्वीकार नहीं करते। राज्य सरकार का वाइस चांसलर बनाने में कोई रोल नहीं है, वो केवल गवर्नर का अधिकार क्षेत्र है। ठीक है। अखिलेश सरकार में एक बात बहुत सामने निकल कर आई थी, एक तस्वीर भी बहुत वायरल होती है वो बुंदेलखंड साइड से, कि जब अजान होती थी, जब नमाज का वक्त होता था, तो पुलिस वाले मंदिर का घंटा पकड़ खड़े हो जाते थे कि इस वक्त पूजा पाठ नहीं हो पाएगा। अच्छा, आप एक सवाल भूल गए, मैं उसका जवाब दे दूं पहले, इस पर आता हूं। मैं राम मंदिर भी मेरे हृदय परिवर्तन के हाँ, वहां पर हम थे, अटक गए थे हम लोग उस पे, वो भी जाना जरूरी है। देखिए, मैं अयोध्या में रहा हूँ, फैजाबाद में रहा हूँ कमिश्नर, ठीक, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा साहब अयोध्या में शौचालय नहीं है, जितना भी यात्री आता है वो नालियों में शौच करता है, बरसात होती है तो वो सारा शौच बाहर सड़कों पे आ जाता है। तो उसने कहा भाई कितने शौचालय चाहिए? मैंने कहा साहब हमने लगाया मोटा मोटा 195 शौचालय बनवाना है सार्वजनिक। ठीक है बनवाओ, हमने बनवा दिए, शौचालय बन गए वो। मैं कमिश्नर के बंगले से रोजाना एवरी डे गुप्तार घाट पैदल जाता था, सुबह 4 बजे निकलता था, 2-3 और लोग होते साथ में, एवरी डे जाना, पंचमुखी जो शिव मंदिर है उस पर मत्था टेकना, गुप्तार घाट मेरा ही बनवाया हुआ गुप्तार घाट, वहां से वापिस आना। गुप्तार घाट को तो अभिशप्त कहते थे लोग कि यहाँ पे राम समा गए तो यहाँ तो जाना भी नहीं। आज वो पिकनिक स्पॉट बना हुआ है, जब सूरज डूबता है वहां जब देखने जाते हैं लोग। तो अयोध्या से मेरे एक गलियां घूमी है मैंने अयोध्या की, और जो कल्याण सिंह ने विकास कराया गलियों में, जो बनाया, जितना बजट मिल सकता है उसके हिसाब से, तो अयोध्या तो मेरे हृदय में है। और मुझे जो बुरा सबसे बड़ा ये लगा, चलो किसी ने बनवाया हो राम मंदिर, मोदी ने बनवाया हो, योगी ने बनवाया हो, अमित शाह जी ने बनवाया, किसी ने बनवाया हो, राम मंदिर अगर बन गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना, बिल्कुल, तो ये कहना कि ये बीजेपी का फंक्शन है, हम नहीं जाएंगे इसमें, अब ये तर्क से स्वीकार वो नहीं है। आप इसलिए नहीं जाने क्योंकि मुसलमान नाराज हो जाएगा, और हो सकता है कि आप कुछ लोगों को हिंदू धर्म पसंद भी ना हो। हाँ। देखता हूं रोज आलोचनाएं होती हैं, सनातन की आलोचना होती है। हाँ। ये मुझे खटका बहुत। राम हमारे आराध्य हैं, राम हृदय में बसते, तो राम के प्रति ये नफरत का भाव, और इसलिए चूंकि हमें मुसलमान वोट चाहिए, ये मुझे स्वीकार नहीं। बिल्कुल, वो उसी में जोड़ते हैं सनातन के अपमान में, जो मैंने सवाल किया कि अखिलेश राज में वो तस्वीरें आती थी कि मंदिर का घंटा पकड़ खड़ा रखा गया है पुलिस वालों को, ताकि अजान हो रही है परेशानी ना आए। यह तुष्टीकरण है, तुष्टीकरण है और क्या है? क्योंकि वोट सीकर, अभी आज की पोजीशन क्या है, कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं है, फिर भी कांग्रेस चिपकी हुई है, और अखिलेश यादव चिपकाए हुए हैं। क्यों? अखिलेश यादव को भरोसा नहीं कि मुसलमान पूरा वोट में दे देगा, क्योंकि आजम खां अलग हो गए, भारी हैं लगभग, तो मुस्लिम को ऐसा नेता नहीं है जो मुसलमान वोटों को जोड़ दे। थोड़ा उसके लिए कट्टर नेता चाहिए ना, कट्टर मुस्लिम चाहिए ना जोड़ने के लिए, वो नहीं है अखिलेश यादव के पास। उनको लग रहा है कि मुसलमान को लगता है कि कांग्रेस विकल्प हो सकती है मोदी का, तो जो मुसलमान है वो कांग्रेस की तरफ रुख है उसका, अखिलेश की तरफ नहीं है उतना रुख। उसको लगता है चिपका रहेंगे तो ये पूरा वोट मुझे मिल जाएगा। ही नोज इट कि भाई कांग्रेस का कुछ है नहीं यहाँ पे, बिल्कुल। तो ये एक ये कन्वीनियंस वाला वो है, कोई हृदय से नहीं चाहता एक दूसरे को। तो ये जो नफरत वाला जो बात आप कर रहे हैं कि मस्जिदों के सामने ना निकले और ये सब ना करें, ये तो बेकार की चीज है भाई। आप त्योहार मना सकते हो, मुझे याद है मुहर्रम का त्योहार, मुझे जिलाधिकारी था, पूर्ण व्यवस्था जिला प्रशासन करता था, सड़कें साफ होना, नाली होना, सड़कों पे दरियां बिछवाना, उस पर नमाज पढ़ेंगे लोग बैठ के। हिंदू तीर्थ में तो कोई यात्रा निकलती थी तो व्यवस्था करता नहीं जिलाधिकारी, कोई व्यवस्था नहीं करता था। अगर आज मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूं, अगर आज, क्योंकि मैं हिंदू हूं,
आज अगर हिंदू अपना कोई उत्सव मनाता है, यात्रा निकालता है, जो वर्षों से नहीं निकाल पाता था, 65-40-70 साल में कहाँ निकली यात्रा? निकलती नहीं थी यात्रा। हम तो जिलाधिकारी हमने कभी देखी नहीं यात्रा निकलते हुए। दुर्गा विसर्जन की यात्रा तो हमने कभी देखी नहीं, हिंदू की नहीं निकलती थी। कोई यात्रा हिंदुओं की निकलते हुए हमने तो देखी नहीं। इसमें हमने व्यवस्था की हो, डर था, जो कि यही निर्देश थे कि मुसलमानों के जो त्योहार हैं अच्छी तरह निकलने चाहिए। अच्छा, ये ऊपर से आदेश होते थे। भाई जैसा सरकार की प्राथमिकता होगी, आज सरकार की प्राथमिकता है कि सभी के उत्सव मनाए जाए, हिंदुओं को भी मौका मिले, ये बनाया जाए। तो ये हो रहा। एक मैंने और ट्वीट कर दिया था, बड़े लोगों ने मुझे गालियां दी। अगर खाद्य पदार्थ बिक रहे हैं और खाद्य पदार्थ में अगर कोई व्यक्ति कुछ मिश्रित करके खिला रहा है, तो ये हाइजीनिकली भी तो गलत है। ये बैक्टीरिया तो फैला रहा है ना वो। और उनकी अगर मान्यता ये है कि थूकने से हलाल हो जाता है खाना, यानी कि अल्लाह को चला गया, तो फिर अगर थूकने से हो रहा है हलाल, तो फिर भाई सब पे थूको, बच्चों परिवार पे भी थूकते, रोजाना पे थूकिए। समझ रहे मेरी बात? बिल्कुल। तो अगर इसका विरोध होता है, अगर योगी कहते हैं कि भाई उस पर लिखिए, नाम लिखिए कौन है क्या, तो उसमें आपत्ति किस बात की? मुझे समझ नहीं आता है। हिंदू भी लिखेगा ना? बिल्कुल लिखेगा। अगर हिंदू थैली लगाए वो भी लिखेगा अपना, मुस्लिम लगा रहा है वो भी लिखेगा अपना। सिंपल सी बात, आप आईएएस बने तो आप नाम बताना पड़ा ना। मोहम्मद कलीम अगर आईएएस बने तो उनको नाम बताना पड़ा ना। तो आप कुछ भी काम कर रहे हैं, नाम बता दीजिए, बस हो गया। इसमें गलती कहाँ थी? लेकिन विरोधियों को सबके लिए बराबर है ना, ये तो बराबर है, नाम से ही तो पहचान है ना। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। नाम को क्यों छुपाना चाहते हो? इंटेंशन कुछ होगा तब। ऑब्जेक्टिव नहीं, केवल वो कुछ नहीं है, मुस्लिम वोट चाहिए बस। मुस्लिम वोट तो मिल ही रहा है आपको। कौन अब जातियों में विभाजित करके आप सोच रहे हो कि भाई हम पीडी आ गया? व्हाट इज पीडी है यार? आप इसका पूरा बताइए। पीडी पिछड़ा दलित आदिवासी, और कुछ लोगों ने बाद बता दिया कि पिछड़ा दलित और अगड़ा है। अगड़ा जो भी करना है कर लीजिए उसको। मैंने देखा है दौर पुराना जिसमें पिछड़े का मतलब केवल यादव था, और आगे भी यही होगा। अभी खुश हो रहे हैं जो लोग दे रहे हैं ना, तो मैंने लिखा है पीडीए का मतलब है यादव यादव यादव, लिखा मैंने ट्विट किया। उसमें कोई डर की बात थोड़ी है कुछ। तमाम यादव बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए आते मिलने के लिए, गालियां दी मुझे। मैंने और देखा है ना वो पिछड़े का मतलब क्या। देखिए एसटी में मेजोरिटी कौन खा गया रिजर्वेशन? राजस्थान देखिए मीना, बिल्कुल। उत्तर प्रदेश जैसी जगह में देखिए, वहां पे मेजोरिटी कौन खाया है पिछड़ों का? यादव। कोई गरीबी थोड़ी है, दबंग कौन है? बिल्कुल। और आज का ट्विटर पर देखिए हुदम कौन मचा रहा है? यादव बच्चे। वही हुदम मचा रहे हैं, और तो कोई नहीं है। और दूसरा मैं कहता हूं, देखिए कोई बुरा नहीं है कौम होना, सब कौमें अच्छी हैं। कोई यादव कौम बुरी नहीं है, बच्चे बुरे नहीं है, मैं कहता हूं सब अच्छी है। लेकिन कम से कम तुम तो जातियों में, अगर ये पीडीए का नारा दे रहे हो, जातियों में विभाजित कर रहे हो ना उनको आप। ये तो विभाजन ही है ना। बिल्कुल। कि मुझे केवल पिछड़ा चाहिए, मुझे केवल दलित चाहिए, मुझे मुसलमान चाहिए, और मुझे कोई नहीं चाहिए। तो जातियों विभाजन कर रहे हैं आप ना। जातिवाद तो ये, जातिवादी तो है ये, और क्या है? तो परिवारवाद हो गया, जातिवाद हो गया, तो कौन सा वाद लाना है बताइए आप। लेकिन मोदी जी ने एक ही झटके में मामला सेट कर दिया कि मुस्लिमों की जातियां फिर पूछ लीजिए ना आप लोग। मुस्लिम में जातियां होती हैं? हाँ बिल्कुल। कल हम किसी मुस्लिम स्कॉलर की बातचीत कर रहे तो कह रहे 250 जातियां ऊपर होती हैं। यस, और मुसलमान खुद मानते हैं। देखिए मुसलमानों में जो जुलाहा है, सुन्नी स्वीकार थोड़ी करता है उसको। उसको पायदान पे नीचे बैठाएगा, वो ऊपर थोड़ी बैठाएगा उसको। मुसलमानों भी तो ऊपर का दर अलग है, नीचे का अलग है। लेकिन ये कि ये विभाजित ना हो जाए, एक मुश्त मिलना चाहिए। आपने वो सवाल नहीं पूछा, कटेंगे तो आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं। पूछा नहीं आपने सवाल में, याद बात है बहराइच पे। बहराइच पे जब शुरुआत हुई कि जिस तरीके से इतना स्पष्ट बोलेगा कोई क्या? नहीं, अब अभी ये बात आगे चीज जाएगी, लंबा जाएगा मुझे लग रहा है। अच्छा। तो बहराइच में जिस तरीके से बवाल हुआ, केवल एक बहराइच नहीं, मैंने उस वक्त जब खबरें नवरात्र केवल 9 दिन निकाली, तो मेरे जो पास रिपोर्ट है 11 ऐसी जगह थी देश में जहां पर नवरात्रि के दुर्गा पूजा पे पथराव किया गया, विसर्जन पर पथराव किया गया, या चंदा मांगने पर मांगा गया त्रिपुरा में। तो ऐसे 10-11 जगह से खबरें आई।
हिंदुओं का त्योहार मनाना मुश्किल हो गया है, तब से मुझे लग रहा है ज्यादा, जब से पीएम कह रहे हैं कि अगर बढ़ जाओगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे, जब से मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि हिंदुओं को एक रहना होगा, खाने और जात के नाम पर अलग नहीं होना होगा, जब से योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे। क्या डर लग गया इन कट्टरपंथियों को, भाई ये तो फिर से एकजुट कर रहे हैं, अब इनके ऊपर चलो शुरू कर दो पथराव और एजेंडा न्यूट्रलाइज हो गया ना, एजेंडा को आघात पहुंचता है ना तो फिर घबराहट होती है, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। अब उसका अर्थ समझो ना भाई, किसकी एकजुटता की बात हो रही है? जो देश के साथ है। इस देश में रह के अगर आप इजराइल का झंडा फहराओ, उसके फिलिस्तीन का झंडा फहराओगे या पाकिस्तान का झंडा फहराओगे और फिर कहोगे नहीं हम तो देशभक्त हैं, कौन मानेगा, स्वीकार करेगा बताइए आप? उत्तराखंड में जो हो रहा है, मुझे कल सुबह ही फोन आया था, कल भी फोन आया था, सर आप आ जाइए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। मैंने कहा यार अभी हिंदू मुस्लिम मैं नहीं आ रहा हूं, लेकिन मुझे डर है कि उत्तराखंड के कश्मीर ना हो जाए, बिफोर देर हो ये हालत हो जाएगी। वो भी बॉर्डर स्टेट है, डेमोग्राफी चेंज हो चुकी, पूरी डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। और मैंने लिखा भी इस बात को कि अगर नहीं जागोगे तो कल को दोष मत देना किसी को, क्योंकि मैंने देखा है गुंडागिरी अन्य राज्यों में, अन्य सरकारों में। अगर इस सरकार में इतनी शक्ति होने के बावजूद भी बहराइच हो गया, गोली मार दी गई किसी को, मैं नहीं कह रहा कि झंडा लगाना अच्छी बात है बुरी बात है, लेकिन गोली मारने की हिम्मत हो गई, मतलब क्या है, कल को इनको सत्ता सौंप दीजिए आप, तो फिर तो सामान्य लोगों की बहू बेटियों को बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा सड़क पे। वो गुंडागिरी हमने देखी है, उसी की आदत पड़ी हुई है, उसी गुंडागिरी का इंतजार है इनको कि 27 में दोबारा आ जाए तो वो गुंडागिरी फिर आ जाए उत्तर प्रदेश में। मुझे लगता नहीं वो संभव नहीं है। तो जो बटेंगे कटेंगे का फार्मूला तय किया गया है, जिस पर अब हार्डकोर लाइन पे चलना शुरू हो गए हैं, फिर जो शायद 2024 के चुनाव में थोड़ा भटक गए थे, सबका साथ सबका विकास जरूरी है, लेकिन उसके बाद बीजेपी कई नेता कह रहे हैं सबका विश्वास तो हम नहीं जीत पाएंगे, इसीलिए बटेंगे कटेंगे पे जरूरी है चलना। देखो इसका बड़ा रूप है, अब मैं एक्सप्लेन करूं तो सभी जानते हैं इस बात को, मीनिंग तो बिल्कुल स्पष्ट साफ दिखाई दे रहा है, जो समझने वाला है उसके लिए मैसेज जा चुका है। ठीक, भाई हिंदू होना पाप नहीं है, और मैं एक एक्स ब्यूरोक्रेट हूं, मैं हिंदू मुस्लिम की बात करूं तो लोग कहने थे कि सब ये भी बात कर रहे हैं, सब बराबर हैं, लेकिन तुष्टीकरण क्यों? बराबर मानो ना। अगर मुहर्रम का जुलूस निकलता है उसमें सुरक्षा प्रदान की जाती है, तो दुर्गा विसर्जन में भी की जाए वही, सेम व्यवस्था लागू हो। तो अगर इंडिया में नहीं, भारत में नहीं, तो फिर कहां? अगर भारत में भी डर के रहेंगे बहुसंख्यक हिंदू, तो फिर भी कहां निकालेंगे उत्सव मनाएंगे अपना? बांग्लादेश पाकिस्तान में वैसे नहीं, कहां मनाएंगे बताइए आप? तो कट्टरपंथ दोनों पक्षों में मैं विरोध कर रहा हूं कट्टरपंथ में, लेकिन सबको अपना अपना अधिकार है ना। अब एक मुस्लिम कह रहे थे, मुझे फोन आया था उनका कि सर आप आइए किसी जुलूस में, हम शरबत पिलाएंगे, फलाना करेंगे, ये करेंगे। मैंने कहा भाई तुम दिखावे के लिए सब ये करते हो, आप उनको समझाओ ना, जो बच्चे जिनके दिमाग में जहर दिया गया वही बच्चे कर रहे हैं। आप तो बाहर मुखौटा अलग है ना आपका, जहर आपके अंदर भी मुखौटा है आपका, उनको समझाओ ना बच्चों को। अच्छा डेवलपमेंट की बात कर लो आप कुछ थोड़ा सा। बिल्कुल आते हैं, बहुत हो गया, अभी आते हैं डेवलपमेंट। सर एक आध दो सवाल और है। कहीं पर कहा गया कि सबसे बड़ा हिंदू का विरोधी हिंदू ही है, उसमें कई तर्क दिए गए, जैसे हाल फिलहाल में नगीना के सांसद चंद्रशेखर पहुंचते हैं जामा मस्जिद, वहां पर मुस्लिम कहते हैं देखो हमारे पैसे से प्रोग्राम हो रहा है, यहाँ जय भीम नहीं लगेगा, यहाँ पर अल्लाह अकबर का नारा लगेगा, और अगर लगाना है तो लगाओ ना, यहाँ से निकलो। तब उनको समझाया गया कि वक्त आएगा तुम्हारा भी गला काट लिया जाएगा, इसीलिए वक्त रहते जाग जाओ, हिंदू रह के हिंदू का विरोध मत करो। आपको लगता है? नहीं, मुझे ये लगता है कि ये अतिवादी जो एटीट्यूड है ना, हिंदू उनको कुछ नहीं, वो जानते हैं कि हम हिंदू हैं, हितैषी भी हो सकते हैं हिंदू के अंदर से, लेकिन उनको वोट चाहिए ना मुसलमान का, तो कुछ भी करवा लो, और उनको इजी है कि हिंदू इजी टारगेट है। भाई हिंदू तो वो है जो चींटी मारने से भी डरता है, तो काटने वाटने के कुछ तलवारें बच्चे निकालने लगे, सीखने लगे, तो उनको डरना लगना कि ये क्या हो रहा है भाई। तो भाई हिंदू तो अपना एक एटीट्यूड उनका ऐसा रहा है, स्वीकार करो, टॉलरेंस, धैर्य। तो अब उसको थोड़ा सा बदलाव आ रहा है तो थोड़ा खल रहा है वो, तो ये तुष्टीकरण किसी वर्ग का नहीं होना चाहिए मैं कहता हूँ। और देखो जातियां हमारी आपकी बनाई हुई हैं, जातियां और किसी को भी बनाई हुई है, हमारी आपकी बनाई हुई जातियां हैं ये,
तो अगर मान लीजिए हिंदू का हित नहीं है जातियों में विभाजित होना, हिंदू हित नहीं है ये, भाई मुस्लिम एक है, करने की कोशिश हो रही है, वो भी तो ओबीसी कह रहे हैं कि मुसलमान एक हो जाओ। तो अगर मान लीजिए हिंदू पक्ष कह रहा है कि हम एक हो जाओ, तो उसमें बुरा मानने की तो कोई बात है नहीं। अब आते हैं सीजीआई पर, बात कर लेते हैं थोड़ा। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने भी एक बयान दिया कि जब मेरे पास मामला था 3 महीने तक, तो रोज मैं देखता ही था, लेकिन जब मुझे नहीं समझ में आया कि अब क्या किया जाए, तो मैं एक दिन भगवान के सामने बैठा, मैंने उनसे मांगा कि मुझे एक रास्ता दिखा दीजिए, और उसके बाद मैं फैसला कर सका। अब इसके लिए इस देश में विरोध शुरू हो गया कि सीजीआई को ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था, भगवान के बारे में नहीं बताना चाहिए था। मतलब मर्यादाएं लांघ दी गई उत्तर प्रदेश के कई नेताओं से, और कई ने तो क्या क्या नहीं कहा दिल्ली में। हाँ, एक नेता ने अपशब्द भी कहा। हाँ, मुझे देखिए, सीजीआई एक बहुत ऑनेस्ट, पहली बार देश का सौभाग्य है कि एक अच्छा ऑनेस्ट सीजीआई मिला है, और उत्तर प्रदेश में भी रहे हैं वो सीजीआई। तो ये दुर्भाग्य है और कोई उनके लिए कोई आक्षेप लगाता है। और किसी भी पद पे कोई भी है, उसको अपनी मान्यताएं, अपने ईश में आस्था रखना, अपने धर्म में आस्था रखना, ये तो संविधान अधिकार देता है आपको। तो अगर सीजीआई हैं तो हिंदू की बात ना करें, राम की बात ना करें। मैंने लिखा भी है इस पे कि सीजीआई राम भक्त है। इसमें भी आपत्ति है लोगों को। तो अगर मान लीजिए आपको आपत्ति नहीं है जब आप दूसरी जगह जाते हैं, और हिंदू जाता है अपने तीर्थ स्थलों में जाता है, वो तो तमाम जगह दर्शन करने भी गए हुए हैं, तो उन पे आक्षेप लगाना ऐसे ऐसे सीजीआई पे जो कि नितांत ऑनेस्ट है। उन्होंने देखिए 2 बच्चियां ऑर्फन है और डिसेबल्ड है, उनको गोद लिया है, उस पे भी उन पे भी आक्षेप लगाया गया, बच्चियों पे भी मजाक बना गया, उनकी बॉडी शेमिंग की गई। तो ये तो करने में इनका तो ये तो कोई लिमिट नहीं है ना उसकी। नहीं, पीएम से जब मुलाकात भी सीजीआई ने की थी, जब दशहरे पे पीएम उनके घर गए थे, तब भी कहा गया कि ऐसी तस्वीरें जारी नहीं करनी चाहिए थी, लोकतंत्र के लिए खतरा है कि सीजीआई के साथ पीएम उनके घर पर। देखो, मैं फिर आता हूं, फिर कहेंगे लोग देखिए मोदी भक्त हो गए आप। इस देश में स्थायित्व चाहिए, और मोदी सरकार ने स्थायित्व दिया इस देश को, और मोदी सरकार ने देश का मान बढ़ाया। मैं अमेरिका जाता हूं, मैं खुद महसूस करता हूं, जब इंडियंस कह के बात करते हैं, लोग कहते हैं आप इंडियन हैं, इंडिया से हैं, हाँ, हमको लगता है कि हमारा इज्जत कर रहा है, सम्मान कर रहा है। ये पोजीशन कभी हमने पहले नहीं देखी। मैं तो वर्षों से जा रहा हूं अमेरिका, कई बार हेय दृष्टि से भी देखते थे। मोदी सरकार ने एक वो चीज तो देखिए, आज लोग कह रहे हैं कि आस पड़ोस के देश हैं, उनके साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, बांग्लादेश से हो रहा है, श्रीलंका से हो रहा है, इससे हो रहा है, उससे क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर आप गिव अप कर देंगे और सब कुछ देते ही रहेंगे, हाँ में हाँ मिलाएंगे, तो कॉन्फ्लिक्ट तो होना ही नहीं है, आपके अच्छे मधुर संबंध हो जाएंगे। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि साहब देखिए मुझे तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस लगता नहीं है कोई। अगर भाई आप नेताओं की चमचागिरी करेंगे अधिकारी, तो इंटरफेरेंस कहां लगेगा भाई? तो अगर अन्य देशों की तुष्टीकरण करेंगे आसपास, आप सब कुछ उनको देते रहेंगे अगर, तो कॉन्फ्लिक्ट कहां होगा आपका? आज पूरे दुनिया में, इंक्लूडिंग विदेश मंत्री की बात कर रहा हूं, इतना अच्छी टीम बनी हुई है जो सारी दुनिया के अंदर हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। वो मोदी सरकार ने करके दिखाया। वो स्थायित्व तो चाहिए। एक्चुअली आप बहका के हराने की कोशिश करते हो, मतलब संविधान कहाँ खतरे में, बताइए आप। ये राहुल गांधी की जो पॉकेट में है संविधान, वो खतरे में है जो पॉकेट में लिए घूम रहे हैं। संविधान खतरे में है, संविधान को बदल देंगे, देश खतरे में है, और भी कई चीजें खतरे में बताते हो। वही सुप्रीम कोर्ट भी खतरे में है, सीजीआई से सुप्रीम कोर्ट खतरे में है, इलेक्शन कमीशन खतरे में है, सब कुछ खतरे में लगता है इनको। भाई 65-70 साल तक जो आपका राज्य था, तब खतरे में कुछ नहीं था क्या? बिल्कुल। बात हो रही है, प्रधानमंत्री अभी हाल फिलहाल में ब्रिक्स के भी सम्मेलन में गए, वहां पर शी जिनपिंग से मुलाकात हुई। उस मुलाकात के बाद भी आपने कई बातें कही। उस मुलाकात देख के आपको क्या लग रहा है, भारत और चाइना का जो कॉन्फ्लिक्ट है उस पर? देखो, चाइना को समझ में आ गई ये बात कि ये मोदी सरकार है, ये इस तरह झुकने वाली नहीं है। जो गलवान में हुआ, जो संघर्ष हुआ था, नहीं होता संघर्ष। अगर कांग्रेस सरकार होती, संघर्ष नहीं होता। अच्छा, गिव अप कर देते, शांतिपूर्वक चल रहा सब कुछ। आज सिपाही का इतना मनोबल, हमारा टक्कर लेने को तैयार खड़ा हुआ ना, वो इक्विपमेंट से मजबूत कर दिया। आप देखिए कितने वर्षों से इक्विपमेंट नहीं खरीदा गया, फाइटर प्लेन नहीं खरीदे गए, जो सब आ गए। आप चाइना को समझ आ गया है। और देखो डिप्लोमेसी कई लोगों के समझ के पास, इंक्लूडिंग मैं भी अपने को करता हूं, कई चीजें समझ नहीं आती क्यों हो रहा है सब ये। देखिए, जो यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया,
इसमें अमेरिका का आधिपत्य, तो उधर रशिया, चाइना और इंडिया, इनका जो तीनों का एक जो ध्रुव बन रहा है, क्यों लड़े रोजाना हम लोग? भाई पुतिन ने कितनी मदद की है रशिया ने हमारी, बिल्कुल सस्ता तेल दिया है, नुकसान उठाया उसने। और चाइना को भी समझ में आ गई है कि लड़ाई से काम नहीं चलना है, झगड़ा फसा से काम नहीं चलना है, बिजनेस, फाइनेंसेस, इन्वेस्टमेंट ये चाहिए ना, ट्रेड ये चाहिए ना। आज के समय वही है, आज के समय लड़ाई का समय नहीं है, रियलाइज कर लिया उन्होंने, इसलिए तो ये समझौता हो रहा है। और समझौता झुक के नहीं हो रहा है, ये समझौता लिया जा रहा, पुरानी पोजीशन वापस आएगी, ये समझौता हो रहा है। तो इसको अब इसमें भी आलोचना करें, बोला नहीं वैसे कोई, विपक्ष आदमी बोलने कुछ है नहीं ना उनके पास, ये वापस हो रही पोजीशन। और विदेश नीति में जो टीम काम कर रही है, वो टीम ऐसी कभी पहले हुई नहीं है, मैंने देखी नहीं ऐसी गिव अप करने वाली। नॉन अलाइंड है, हम तो हमको किसी के उसमें हस्तक्षेप नहीं करना है। बांग्लादेश में जो हुआ, आज शेख हसीना इंडिया में है, धड़ल्ले के साथ रह रही है ना। बिल्कुल हमने संरक्षण दिया है, हमारी मित्र थी बांग्लादेश के साथ, हमारी संधि, मित्रता की संधि थी, वो स्वरूप था हमारा। उनको अगर वहां से भगाया गया है, कोई भी कारण रहा हो, हमने दिया ना उनको शरण। बिल्कुल मैं दलालैम को शरण दिया ना हमने। आज भी उनको पूरा बजट मिलता नहीं मिलता है। अब ऐसे ही दोस्ती की बात फिर से उठ खड़ी हुई है जब से जम्मू कश्मीर में नई सरकार का गठन हुआ। उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने तो फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान से बातचीत फिर से शुरू की जाए। आपको लगता है करना चाहिए बातचीत? पाकिस्तान से क्या बात करना है? उससे कोई बराबरी हो तो बात करें, क्या बात करना, क्या लेना चाहते हो पाकिस्तान से आप? वही हमसे आलू टमाटर वगैरह ऐसा कुछ मांगते रहते हैं, क्या है पाकिस्तान में? पाकिस्तान तो अब कोई मैच नहीं है एक्चुअली। जयशंकर साहब भी गए, बात की बात करें उनसे, वही जयशंकर साहब गए थे। अगर लेना होगा तो छीन के लेंगे, क्या बात करना है उनसे? इतना कमजोर है पाकिस्तान, उससे क्या बात करें हम? नहीं, उनका कहने के मतलब ना, बात कीजिए एक बार फिर से 370 लगा दीजिए, बहाल कर दीजिए। प्रधानमंत्री कह चुके हैं, गृह मंत्री कह चुके हैं, 370 अब वापस नहीं आएगी, टूटेगी नहीं। और मैं कहता हूं वहां भी सरकार जो जेएनके में बनी है वही अपनी है, बस ये मान के चलो, अपनी है। हाँ, वो भी कहीं बाहर नहीं है, इसीलिए स्टेटहुड इतनी जल्दी मिल रहा है क्या? अब देखिए ना, कोई निर्णय तो लेके दिखाएं वो खिलाफ हो जो। नहीं, स्टेटहुड के लिए जैसे कैबिनेट में पास किया, फिर एलजी के पास गया, एलजी ने तुरंत मांग लिया कि ठीक है मैं केंद्र भेज रहा हूँ। तो आपको लग रहा है स्टेटहुड जल्दी मिलेगा? अब देखिए, अब आप बताइए, कांग्रेस की कोई स्थिति है क्या जेएनके में? वो तो बाहर हो गए, पिछलग्गू है वो तो बाहर भी हो गए, कह रहे हैं हमको नहीं रहना है। अगर सरकार चलनी है जेएनके में तो केंद्र के बिना समर्थन के सरकार चलेगी क्या? वो फारूक अब्दुल्ला जानते हैं, मतलब कि बिना केंद्र के सपोर्ट के आराम सरकार अगर चलाना है तो। बिल्कुल। जयशंकर साहब पाकिस्तान के उस दौर को कैसे देख रहे हैं? आउटस्टैंडिंग, सीना तान के चलने वाला विदेश मंत्री है। अब इतना साहस पहले कभी था नहीं, दुश्मन देश के अंदर जाके सीना तान के बात करना। और वहां के प्रधानमंत्री के जो बॉडी लैंग्वेज आप देख सकते हैं उनके सामने क्या है, ऐसा लग रहा था कि विदेश मंत्री प्रधानमंत्री हैं और वो वहां के कोई मंत्री हैं। तो जो पोजीशन देखो, सच बोलने में कोई बुरी बात नहीं है, ये खाली प्रशंसा की बात नहीं है। अगर सही ठीक चल रहा है देश, सम्मान बढ़ रहा है सारी दुनिया के अंदर, तो क्यों, क्या दिक्कत क्या है? मुझे समझ नहीं आता है। किसको बनाना चाहते हो विकल्प? बताइए, मोदी का विकल्प कौन? राहुल गांधी कहते हैं। तो राहुल गांधी विकल्प है क्या? वो खुद भी जानते हैं कि मैं इस लायक नहीं हूं। कांग्रेस तो कह रही ना जननायक है, वही विकल्प है। ठीक है, 99 पा लिया है, हो गए जननायक, उसके बाद देन व्हाट? प्रधानमंत्री बनने के ख्वाहिश जनता बनाएगी तो जरूर बन जाए वो। लेकिन है क्या ऑप्शन? क्या? देखिए, मैं कह रहा हूं, हाँ चलो हम भी समर्थन करेंगे आपका। आप मोदी सरकार जो कर रही है उसका विकल्प बताइए, आप क्या करोगे बेहतर? ये जब पूछा जाता है उनसे, ये मैं अखिलेश यादव को कहता हूं, योगी से आप क्या बेहतर करोगे बता दो हमको। तो जब इन लोगों से पूछा जाता है बाकायदा इंटरव्यूज में, तो कहते हैं जब आएंगे सत्ता में तो उस वक्त तय करेंगे प्रधानमंत्री कौन बनेगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा और काम क्या करना है। उनको पता नहीं है ना क्या करना है, एजेंडा नहीं पता। मैंने लिखा है इस बात को, एजेंडा बताओ अपना आप। अगर आपका बेहतर एजेंडा है मोदी योगी से, हम समर्थन करेंगे आपका। आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में क्या एजेंडा होगा? वही जो आपके दौर में आपने देखा, सरकार बनने के बाद वही दौर फिर चलाने की कोशिश? वो जो दौर है गुंडागिरी का,
वो दौर तो इस प्रदेश को पीछे ले जाएगा और वापस नहीं आना चाहिए। और लेकिन आएगा नहीं, मुझे नहीं लगता। अगर सत्ता में आए तो अगर है तो इसलिए, मगर भी अब नहीं संभव, मुझे लगता नहीं है, बहुत दूर की कौड़ी है। अब विकास पे बात कर लेते हैं थोड़ा। Yes. 10 साल में क्या विकास दिखा देश में, और अगर दिखा विकास तो 24 में ये देखिए, स्थिति सबसे क्यों बड़ा आई? मैं मानता हूं, देखिए डिजिटाइजेशन, हम्म, जो आपका, आप भी अगर वो बारकोड इस्तेमाल करते हैं पेमेंट के लिए, बिल्कुल, 1 Google रुपए Pay पेमेंट है। करना है तो बारकोड। कांग्रेस मजाक बनाती सोच भी थी, नहीं सकते, मजाक बनाते थे इसका। कांग्रेस मजाक बनाती थी कि आज सबसे हर बच्चा, मैं देखता हूं, मैं तो यहाँ इसमें गया था एक रेस्टोरेंट में, तो मैं तो यूज करता नहीं हूं उसको, मुझे डर लगता है। वो बारकोड जो इस्तेमाल हो रहा है, डिजिटाइजेशन जो हुआ है, वो दूसरे देश में भी जा रहा है, मालदीव भी जा रहा है वो यूपीआई अब हमारा। बिल्कुल ये सबसे बड़ा काम हुआ डिजिटाइजेशन। बिल्कुल, क्यूआर कोड हर जगह आप देखिए। इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट देखिए आप कितने गुना बढ़ा, रिजर्व अपना। हाँ, महंगाई और बेरोजगारी विश्वव्यापी है ये, अमेरिका में बहुत महंगाई बढ़ी है, तो ये नहीं अलोन, इंडिया अलोन है। वहां टमाटर कितने में है? ये सब टमाटर अदरक में उलझे रहेंगे, बता रहा हूँ आपको। लोग पूछते हैं वहीं तक खत्म हो जाती है बात। हाँ। भाई, लोगों को रोटी मिले, अनाज मिले, दाल मिले उनको। गांव देहात में आप देखिए, कौन खाता है रोजाना टमाटर, आप बताइए। कोई नहीं, वो तो मैं गांव में रहा हूं इतने लंबे समय तक, आप जानते हो, एक वक्त दाल बनती थी, एक वक्त सब्जी बनती थी, एक दाल से खाना खाते थे सब। अब सब्जी की बात कर रहे हैं कि टमाटर महंगा हो गया। गरीब खा रहा है टमाटर क्या पहले? इनको दिक्कत हो रही है टमाटर की। महंगाई बढ़ी है, मैं मानता हूं इस बात को, और वो विश्वव्यापी है, क्योंकि यहाँ अलोन नहीं है बिल्कुल भी। उसी हिसाब से लोगों की आमदनियां भी बढ़ी हैं। ये कहें कि नहीं बढ़ी है आमदनियां बढ़ी है। गरीब आदमी को हो सकता ना बढ़ी हो उस हिसाब से, लेकिन आमदनियां बढ़ी है लोगों के हिसाब से। विकास में बात कर रहे थे, लेकिन एक सवाल बीच में छूटा था कि जहां पर बहुत टाइम हो गया हमारा, जहां पर अल्पसंख्यक बहुसंख्यक हो रहे हैं, वो जगह संवेदनशील क्यों हो रही है? देखिए, माइनॉरिटी जो होती है ना, अल्पसंख्यक, वो श्रिंक करता है हमेशा। तो उनको लग रहा है कि डर तो है कि भी योगी मोदी की सरकार है, अब नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं होगी। उनको खाली इतनी इनसिक्योरिटी है कि भाई जो हमारा सिक्का चलता था वो सिक्का नहीं चल रहा है अभी। तो कुछ लोग छटपटाहट में ऐसी चीज कर रहे हैं कि भाई पत्थर फेंक दिया। वो कौन बहका रहा है? बहका नेता ही रहे या मौलवी हैं, कट्टरपंथी बहका रहे हैं उनको, बच्चों से फेंकवा दिया। उसके बाद बच्चों पुलिस के डंडे पड़ रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, वो बच्चे भुगत रहे हैं ना, कैरियर खत्म कर दिया उनका। तो धीमे धीमे वो भी तो रियलाइज करेंगे ना भाई ये सब हमारा इस्तेमाल हो रहा है। हाँ, उन इलाकों में जहां लगता है कि भाई हमारा क्षेत्र है, उसमें उनको लगता है कि हम एकजुट हैं, हमारा संबल हो गया। तो ये भी एक विभाजन वाली जो एक मानसिकता है, वो मान के चलिए आप इसको, कि हमारे क्षेत्र में हिंदू का जुलूस नहीं निकलेगा। तो उनको लगता है कि ये कानून व्यवस्था की समस्या बन जाती है कई बार। ठीक है, आखिरी सवाल, इस वक्त देश में जिस तरीके से एक नाम की चर्चा हो रही है, तमाम जगह से जोड़ा जा रहा है, बॉलीवुड से भी, अंडरवर्ल्ड से भी, उस पर क्या सोचते हैं? लॉरेंस बिश्नोई पे आप? मेरे को ज्यादा मुझे इस विषय में जानकारी है नहीं बिल्कुल भी, ये क्या है, कौन है, क्या है, इस पर मुझे जानकारी नहीं है। इस पर ज्यादा कमेंट करना मेरे लिए उचित नहीं है। अगर उसने कुछ क्राइम किया तो पनिश होगा, दंडित होगा। अगर लगता है कि भाई वो उसको सरकार यूज कर रही है या कोई ऐसी चीज कर रही है, तो जब तक तो कोई साक्ष्य नहीं है, कैसे विश्वास करेगा कोई सरकार उसको यूज कर रही है? बिल्कुल। और ये कहना कि सब वो हिंदू है इसलिए उसके 100 खून माफ है, ये भी उचित नहीं है। लेकिन ये सही है कि बॉलीवुड के अंदर एक धर्म विशेष का वर्चस्व है, सब स्वीकार करते हैं इसको। तो वो है, उसमें अगर कहीं पे कोई शिलावली होती है, कोई चीज होती है, तो लोगों को खलता है, नेपोटिज्म है, वो खलता है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतना वक्त देने के लिए और इतने विस्तार से चर्चा करने के लिए हर एक मुद्दे पर। फिर भी कई सवाल और कई जवाब तो छूट ही जाते हैं, कितनी भी लंबी चर्चा हो। तो नेक्स्ट एपिसोड में, बिल्कुल सर, अगले एपिसोड में इसी के साथ खत्म कर रहे हैं कि मिलेंगे। ये थे हमारे साथ एक्स IAS सूर्य प्रताप सिंह सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका एनएफ न्यूज से जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। बाकी अब आप दर्शकों की बारी है कि ये बातचीत आपको कैसी लगी, शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।